तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर pony_x25 पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो यूनिट 1 चैप्टर है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरबीबी बेस्ड, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में डिफरेंस पूछता है। ठीक है, यानी इसका डिफिनेशन भी पूछ देता है और डिफरेंस भी पूछ देता है। तो क्वेश्चन कैसे बहुत मल्टीपल टाइम्स पूछता है, आप देख सकते हैं। 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। ठीक है, बोलता है कि व्हाट इज द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है या प्रोडक्ट क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विथ ए सुटेबल एग्जांपल, यानी सुटेबल एग्जांपल के साथ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है उसको बताना है। ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहले कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता क्या है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो होता है इंपोर्टेंट दो टर्म्स होते हैं। सबसे पहले होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस, मीन्स हुआ कि हाउ टू सॉफ्टवेयर इज बिल्ड, यानी सॉफ्टवेयर बनाने का मेथड या स्टेप्स क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, यानी व्हाट इज बिल्ट, मतलब फाइनल सॉफ्टवेयर जो कस्टमर को डिलीवर किया जाता है उसे हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बोलते हैं। ये तो हम लोग समझ गए कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता क्या है और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले आता है आपका कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस का डिफिनेशन। ठीक है, अब बोलता है कि प्रोसेस इज द सेट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट हैव फॉलोड टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, यानी जो प्रोसेस का मतलब ही होता है कि किसी काम को कंप्लीट करने के लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस यानी ऑर्डर में आपको स्टेप्स को फॉलो करना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस बोलते हैं। मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो भी सॉफ्टवेयर बनता है अपना, वो डायरेक्टली तो बनता नहीं है। ठीक है, उसको बनाने के लिए कुछ फेजेस या स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस होते हैं कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस का डिफिनेशन। अब एग्जांपल थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर कैसे आप बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस ये होता है। तो अगर मान लीजिए हमें एक घर बनाना होता है, तो उसको डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक्स तो नहीं लगाते हैं उसको, मतलब ब्रिक लगाना स्टार्ट तो नहीं करते हम लोग। क्या करते हैं, सबसे पहले उसको रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि हम लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, फिर उसके डिजाइन को ड्रॉ करते हैं एक पेपर या पेन पर। ठीक है, अब डिजाइन ड्रॉ हो जाता है तब उसको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, यानी घर को बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट अपना क्या आता है, क्वालिटी को चेक करते हैं, जो भी अपना घर बन रहा है उसका क्या मजबूत है कि नहीं, जो भी अपना इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज कर रहे हैं, छड़ हो सरिया हो जो भी हो, उस वो अच्छे हैं कि नहीं। ठीक है, फिर लास्ट में आपको मेंटेन करने के लिए, उसको इन फ्यूचर इवेल्युएशन करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, मतलब इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि बोलता है कि द मेन पर्पस ऑफ द प्रोसेस इज टू इम्प्रूव ए क्वालिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट, यानी सॉफ्टवेयर प्रोसेस का काम सिर्फ उसका सॉफ्टवेयर बनाना नहीं होता है, उसका मेन पर्पस होता है सबसे पहले कि बेटर क्वालिटी देना। नेक्स्ट आपका पॉइंट होता है कि लेस एरर होना, यानी ज्यादा एरर होगा तो फिर अपना सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेगा, तो लेस एरर। फिर उसका कम बजट में बन जाए, यानी कम लेस कॉस्ट, मिनिमम पैसा लगे तभी तो और अच्छा रहेगा ना। फिर इजी टू मेंटेन, यानी इसको मेंटेन करने में इजी हो। और फिर नेक्स्ट आपका है टाइम कंप्लीटेशन, यानी टाइम के अंदर आपका घर, मतलब जो भी बना रहे हैं हम लोग सॉफ्टवेयर, वो टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये आपका ओवरऑल आपका क्या हुआ कि मेन पर्पस होता है सॉफ्टवेयर कोई भी बनाने का पीछे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि द प्रोसेस सर्व्स एज ए टेम्पलेट दैट कैन बी यूज्ड थ्रू द creation of its examples and is used to direct the project। अब इसका मतलब समझते हैं। मान टेम्पलेट का मतलब होता है कि रेडी टू फ्रेमवर्क, यानी जो अपना रेडी फ्रेमवर्क बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं। यानी सिंपल अगर समझा जाए तो एक बार अगर प्रोसेस को डिफाइन हो जाए तो क्या होता है, सेम प्रोसेस को फ्यूचर में प्रोजेक्ट में भी क्या किया जा सके, उसको यूज किया जा सके, तो ये होता है हम लोग का टेम्पलेट। ठीक है, अब इसको हम लोग मान कहाँ यूज कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को हम लोग डायरेक्शन देते हैं कि ये बताता है कि अब क्या करना है, किस ऑर्डर में करना है और किस टीम को क्या वर्क मिलेगा। ठीक है, तो यही आपको बताता है कि यूज टू डायरेक्ट द प्रोजेक्ट, यानी डायरेक्शन आपको दिखाता है। ठीक है, अब मान चलिए इतने सारे तो आपको सॉफ्टवेयर प्रोसेस के आपके पॉइंट हो गए और ये डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अब मान के इसको फॉलो करने के कुछ एक्टिविटीज भी होती है अपनी, तो एक्टिविटीज में सबसे पहले आता है स्पेसिफिकेशन। अब स्पेसिफिकेशन मतलब होता है कि व्हाट द सिस्टम शुड डू, यानी सिस्टम अपना क्या क्या कराना चाह रहा है, यानी सबसे पहले कस्टमर एग्जैक्टली क्या चाहता है आपसे, वो तो आप कस्टमर से आप बोलिएगा कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा, कितना यूजर्स होंगे, फीचर्स क्या होंगे और सिक्योरिटी चाहिए या नहीं। हम लोग मतलब जो सॉफ्टवेयर बनाता है वो पूछता है, ठीक है, पहले जो कस्टमर से कि आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है,
अब मान लीजिए कस्टमर तब उसके वो जब इतने आप डिमांड रखते हो कि आप मतलब उससे बोलते हो, तब उसके बाद कस्टमर बोलता है कि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बनाना है। अब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मिंत्रा हो गया, बहुत सारे आपके वेबसाइट है ऑनलाइन में। अब वो बोलता है कि मेरे को रिक्वायरमेंट में सबसे पहले एक लॉगिन सिस्टम चाहिए, ठीक है, यानी लॉगिन सिस्टम स्पेसिफिकेशन में, फिर कार्ड सिस्टम चाहिए, फिर उसके बाद पेमेंट गेटवे चाहिए, और फिर उसके बाद आपका एडमिन पैनल चाहिए, ठीक है। ये आपका स्पेसिफिकेशन होगा, इसी को हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट जब स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट हो गई तो आपको डिजाइनिंग भी तो होना चाहिए, तो यही बोलता है कि सिस्टम आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर। अब डिजाइन का मतलब है कि सॉफ्टवेयर का एक ब्लूप्रिंट बनाना। ब्लूप्रिंट क्या होता है, मान लीजिए घर आप बनाते हैं या कोई भी चीज बनाते हैं, तो उसका सबसे पहले आपने कॉपी पेन पे एक स्केचिंग करते हैं उसका, यानी उसका एक डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम उसका क्या हुआ, ब्लूप्रिंट बने, उसके जैसा घर तो नहीं हुआ बट उसके जैसा देखने वाला सिमिलर चीज। अब उसी को हम लोग देख के क्या बनाते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो यही होता है सॉफ्टवेयर में सिमिलर प्रोसेस। अब डिजाइनिंग में भी इंक्लूड किया जाता है, सबसे पहले डेटाबेस का डिजाइन कैसा होना चाहिए, फिर यूजर इंटरफेस का डिजाइन कैसा होना चाहिए, आर्किटेक्चर अपना डिजाइन कैसे होना चाहिए, और मॉड्यूल डिजाइन कैसे होना चाहिए, ठीक है। ये सभी हो गए। अब शॉपिंग वेबसाइट में अगर बनाना है आपको तो सबसे पहले तो इसमें होता है लॉगिन मॉड्यूल होता है, फिर प्रोडक्ट का मॉड्यूल एक होता है अलग, फिर पेमेंट का एक मॉड्यूल होता है, और फिर एडमिन मॉड्यूल होता है, ठीक है। 4 प्रकार के आप ऐड कर सकते हैं, और भी मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। अब मान के जब डिजाइनिंग हो गया तो आपको उसके बाद क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन करना। इम्प्लीमेंटेशन करना मतलब जो भी डिजाइनिंग की है उसको आप कोड में बदलना, यानी राइटिंग ऑफ कोड, ठीक है। अब राइटिंग ऑफ कोड के लिए आप चाहे आजकल ट्रेंडिंग में पाइथन है, या जावा हो, या सी प्लस प्लस हो, या पीएचपी हो, इन सभी लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हैं अपना इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। अब जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो आपका नेक्स्ट क्या होता है कि आपको वैलिडेशन होना चाहिए। वैलिडेशन मीन्स क्या हुआ कि टेस्टिंग करना, यानी चेक करना कि सॉफ्टवेयर करेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों हुई, यानी वाई नीड, तो अब मान चलिए कोई भी कोडिंग में अगर एरर हो सकते हैं, या टेस्टिंग को ऑन एरर को डिटेक्ट करनी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत प्रकार से टेस्टिंग करते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन से हो सकते हैं, पहले तो सिंटेक्स एरर भी हो सकता है, फिर लॉजिकल एरर भी हो सकता है, और रन टाइम एरर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो गए। अब इसका पर्पस क्या होता है, सॉफ्टवेयर को बग फ्री बनाना, ठीक है। मेन वैलिडेशन का पर्पस ये होता है कि सॉफ्टवेयर क्या हो, बग फ्री बने। अब नेक्स्ट आपका लास्ट फेज होता है आपका इवेल्युएशन वाला। इवेल्युएशन मीन्स क्या हुआ कि मेंटेनेंस एंड अपडेट। अब मेंटेनेंस एंड अपडेट मतलब हुआ कि जो भी आप रिलीज हो अपडेट करना या मेंटेन करना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में। इसका डिफिनेशन क्या होगा। अब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बोलता है आपको कि प्रोडक्ट इज इंक्लूड्स एनी सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर्ड बेस्ड ऑन द कस्टमर्स रिक्वेस्ट, ठीक है। दिस कैन बी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, ठीक है। इट कैन बी ऑल्सो सेट द रिजल्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट, ठीक है। यानी जो फाइनल सॉफ्टवेयर कस्टमर यूज करता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू जैसे व्हाट्सएप सिस्टम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एटीएम सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, एटीएम भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है, बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं प्रोडक्ट में, सबसे पहले आपको क्या होता है कि प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, फिर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड आपको सॉफ्टवेयर होते हैं, और वेबसाइट के लिए भी होते हैं, ठीक है। अब इसका रिजल्ट प्रोजेक्ट के रूप में क्या होता है कि मान लीजिए जो भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो आउटपुट मिलता है वही सॉफ्टवेयर का क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। अब इसमें भी सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट में आपको कंपोनेंट्स होते हैं, 3 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अब सबसे पहले होता है आपको प्रोग्राम। प्रोग्राम मीन्स क्या हुआ कि जो भी आपके एक्चुअल सॉफ्टवेयर के कोड है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है इसमें डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट्स मीन्स होता है कि यूजर का जो भी मैनुअल है या टेक्निकल जो भी डॉक्यूमेंट्स है उससे हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के 3 आपके वेराइटी है, ठीक है। फिर लास्ट में आपका होता है डेटा, यानी डेटा जो भी आपके फाइल उसमें है सॉफ्टवेयर में, ठीक है, जो डेटा है आपने उसको क्या करना, डेटाबेस फाइल्स को या रिकॉर्ड को क्या करना, सेव रखना, ठीक है, यानी प्रोटेक्ट रखना। यहाँ पे डेटा लिख दीजिए। तो ये आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो गया। अब इसके बीच में डिफरेंस का बात करते हैं। अब मल्टीपल टाइम्स पूछता है कि आपको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस में डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है कि प्रोडक्ट इज द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी जो भी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, फाइनल अपना प्रोडक्शन होता है कोई भी प्रोजेक्ट का। जबकि आपका प्रोसेस क्या होता है कि व्हाइल द प्रोसेस इज सेट ऑफ सीक्वेंस दैट हैव टू बी फॉलोड द क्रिएट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी जो भी हम लोग सीक्वेंस को अपना स्टेप्स को फॉलो करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट आपका है सेकेंड पॉइंट में कि प्रोडक्ट फोकस
ऑन द फाइनल रिजल्ट, ठीक है, यानी जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करता है, वो फाइनल रिजल्ट पर फोकस करता है, ठीक है, जो बन के आता है उसे प्रोडक्ट हम लोग कहते हैं। लेकिन वही क्या करता है कि वेयर प्रोसेस इज फोकस्ड ऑन द कंप्लीटिंग ईच स्टेप बीइंग डेवलप, यानी प्रोसेस जो होता है सभी स्टेप को अच्छे से कंप्लीट करने में फोकस करता है। यानी अगर एक भी स्टेप आपका उसका उसमें गड़बड़ हो तो आपका फाइनल जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोडक्ट आपका नहीं बन के रेडी होगा, ठीक है, इसलिए इसमें सभी स्टेप को अच्छे से फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ प्रोडक्ट द फॉर्म ऑफ गाइडलाइन आर फॉलोड, यानी जो भी आपका प्रोडक्ट के केस में क्या होता है कि जो भी गाइडलाइन उसमें दिया रहता है कि आपको इस तरह से प्रोडक्ट को मतलब सॉफ्टवेयर को यूज करना है, ऐसे इंटरफेस होगा, ऐसे आपको होम पेज खुलेंगे, तो वो सभी गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है, ठीक है। जबकि कंट्रास्ट इसमें प्रोसेस में क्या होता है कि ये कंसिस्टेंटली फॉलो गाइडलाइन, यानी ये क्या करता है कंसिस्टेंटली जो भी जिस तरह बनाना है बना रहे हैं स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट फॉलो करते हैं कि इसके बाद ये बनेगा, होम के बाद लॉगिन पेज बनेगा, लॉगिन पेज के बाद ये आपका नंबर मतलब जो कस्टमर से कांटेक्ट करते हैं कांटेक्ट सिस्टम बनेगा, ठीक है, या नेविगेशन बार बनेगा, कार्ड को ऐड करना है, ठीक है, पेमेंट को बनाना है, तो ये आपका कंट्रास्ट ऐसे कंसिस्टेंट को फॉलो करता है, गाइडलाइन को फॉलो करता है। अब नेक्स्ट आपका है कि प्रोडक्ट इज टेंड शॉर्ट टर्म, यानी जो भी आपका प्रोडक्ट होता है वो क्या करता है शॉर्ट टर्म के लिए टेंड किया जाता है, बल्कि आपका जो प्रोडक्ट होता है मतलब प्रोसेस होता है वो क्या करता है टेंस टू बी लॉन्ग टर्म, यानी इसको बनाने में बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पॉइंट कि द मेन गोल ऑफ द प्रोडक्ट इज टू कंप्लीट ए सक्सेसफुली, यानी जो भी प्रोडक्ट का जो अपना सॉफ्टवेयर होता है उसका मेन गोल क्या होता है कि आपको कोई भी वर्क है उसको सक्सेसफुली क्या करे कंप्लीट करे, ठीक है। जबकि सब आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस में क्या होता है कि पर्पस इसका मेन होता है कि मेक ए क्वालिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट बेटर, यानी जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उससे क्वालिटी क्या हो वो बेटर हो और उसका प्रोजेक्ट जो अपना बन रहा है वो अच्छा हो, इम्प्रूव हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द नीड्स एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, यानी प्रोडक्ट का में होता है कि जो भी कस्टमर उसका रिक्वायरमेंट है उसकी आवश्यकता को क्या करना है कंप्लीट करना है, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है प्रोसेस में कि सर्व्स एज ए मॉडल फॉर प्रोड्यूसिंग ए वेरियस गुड इन ए सिमिलर वे, ठीक है, यानी जो आपका मॉडल बन रहा है प्रोड्यूस किया जा रहा है वो अच्छे वे में क्या हो कंप्लीट हो, यानी एक सिमिलर वे में कंप्लीट हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट इज अ स्टाइल टू लेआउट डिजाइन इन व्हिच द मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक ए प्रोडक्ट आर प्लेस्ड इनटू ए लाइन डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर ऑपरेशन, मतलब हुआ कि जो भी रिसोर्स है प्रोडक्ट का वो सीक्वेंस ऑर्डर में क्या हो अरेंज हो, ठीक है, यानी प्रोडक्ट का लेआउट जो बना है वो सीक्वेंस ऑर्डर में क्या हो अरेंज हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि व्हेन द रिसोर्सेस सिमिलर टू प्रोसेस फंक्शंस, ठीक है, एंड ग्रुपेड टूगेदर इट इज रेफर टू ए प्रोसेस लेआउट, यानी क्या करता है ये प्रोसेस लेआउट को क्या करता है रेफर करता है, यानी रिसोर्सेस जो है सिमिलर फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, जो भी फंक्शन होते बनाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है अरेंज किया जाता है और उसे कोडिंग को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। अब लास्ट आपका पॉइंट है कि प्रोडक्ट पेटेंट थ्रू द ऑफर ऑफ ग्रेटर लेवल प्रोटेक्शन देन प्रोसेस पेटेंट, ठीक है। इसका मतलब प्रोडक्ट पेटेंट क्या करता है हम लोग को मोर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी जो भी फाइनल इन्वेंशन प्रोटेक्ट किया जाता है, जो भी अपना सॉफ्टवेयर बनता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पेटेंट किया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर जैसे कि जिस कंपनी के नाम पे हो उसको मतलब पेटेंट कराया जाता है। अब लास्ट में आपका है कि प्रोसेस इज पेटेंट प्रोवाइड्स द इन्वेंटर ओनली लिमिटेड प्रोटेक्शन, यानी इसमें क्या होता है कि प्रोसेस को पेटेंट सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी जब तक आपका जो भी सॉफ्टवेयर बन रहा है, ठीक है, उस टाइम तक आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको बनने के बाद आपको क्या किया जाता है कस्टमर के प्रोटेक्ट के लिए मतलब उसको इवेल्युएशन के लिए दे देता है कि जब आपको इन फ्यूचर में आप प्रोटेक्ट करते रहिए, ठीक है, मैनेज करते रहिए। तो ये सभी आपके मतलब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बीच में इतने सारे आपको पॉइंट को कवर किया, आपको मिनिमम 5 to 6 लिखना है पॉइंट को ताकि इजिली आपका मार्क्स मिल सके, ठीक है। 7-8 पॉइंट लिख दीजिएगा तो बहुत ज्यादा आपको फुल मार्क्स होगा, अगर पूछिए आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोसेस और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तब, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो भी आप कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए सबसे पहले इसके डायग्राम को आपको बनाना है, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर में हो तभी आपको मार्क्स कंप्लीट मिलेगा। अब डायग्राम में सबसे पहले आता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस, यानी सॉफ्टवेयर प्रोसेस का मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के रूल्स या मेथड या एक्टिविटीज को सेट करना है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस हो रहा है तो बहुत सारे आपका प्रोजेक्ट आपको डिलीवर कर रहा है, ठीक है,
मतलब मिनिमम टाइम्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हो गया, मान के 3 टाइप्स का और भी मल्टीपल टाइम्स आप ले सकते हैं, ठीक है। यानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या करता है, किसी भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को बनाने का काम जो प्रोसेस फॉलो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है। यानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आप जान चुके। अब लास्ट आपका है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। बहुत बार पूछा है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद जो मिलने वाला फाइनल सॉफ्टवेयर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये सभी, अब इन सभी को जो भी एक्टिविटीज हम लोग फॉलो किए, कॉमन एक्टिविटीज, वही सब आपको इस तरह करके आपको एक डायग्राम के रूप में आपको दिखाना है। इसको मेरा मेन पर्पस था कि साइड में आपको दिखाऊं रिक्वायरमेंट्स क्या होगा, प्रोसेस एक्टिविटीज क्या होगा, कोड कैसे रिटर्न किया जाता है, टेस्टेड या वैलिडेशन क्या है, और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अपना जो डिप्लॉयमेंट किया जाता है वो क्या है, ठीक है, मेंटेन करने के लिए। तो ये सभी आपके डिफरेंस हो गए कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होते हैं, उसके बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। एक व्हाट इज एसडीएलसी मॉडल, व्हाट प्रॉब्लम्स माइट बी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फेस इफ डज नॉट फॉलो एनी लाइफ साइकिल मॉडल। यानी जो एसडीएलसी मॉडल होता क्या है, और मान से कोई भी अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इस जो लाइफ साइकिल मॉडल को फॉलो नहीं करता है तो उन लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। इसको हम लोग, इसके आंसर को हम लोग दे रहे होंगे। ये 7 मार्क्स में पूछा था ये मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। सबसे पहले एसडीएलसी होता क्या है, तो एसडीएलसी स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। यानी एसडीएलसी का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। It is a structured process that defines a complete phases and stages involved in planning, creating, testing, deploying and maintaining the software। यानी HDLC जो मॉडल है ये सॉफ्टवेयर को प्लान करने में, डेवलप करने में, टेस्ट करने में, डिप्लॉय करने में और मेंटेन करने में यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसका अगर प्रॉपर आपको डिफिनेशन, ये तो इंट्रो पार्ट है, और डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि डिफिनेशन में HDLC सिस्टमेटिक अप्रोच दैट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर ऑल एक्टिविटीज इवॉल्व इन डेवलपिंग ए क्वालिटी ऑफ सिस्टम फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेप्ट टू फाइनल डिप्लॉयमेंट मेंटेनेंस, ठीक है। यानी एसडीएलसी एक रोड मैप है जो बताता है कि सॉफ्टवेयर एक सीक्वेंस में बनाना है। जैसे मान चलिए अगर कोई भी घर बनाने से पहले मैं बताया था कि आपको एक डिजाइन करना पड़ता है, उसका फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है, तो वैसे ही आपको एसडीएलसी का भी है। जैसे घर बनाने से पहले आप प्लानिंग सोचते हो, डिजाइनिंग करते हो और उसके बजट बनाया जाता है कितने में हमारा घर बन के तैयार होगा, वैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी एसडीएलसी यूज होता है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव में हाई क्वालिटी को के सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है, डेवलपमेंट कॉस्ट को कम करना और प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करना और कस्टमर के रिक्वायरमेंट को, मतलब जितना भी उसका रिक्वायरमेंट है सबको सेटिस्फाई करना, यानी फुलफिल करना, ठीक है, ताकि और फ्यूचर में मेंटेनेंस को इजी बनाना, ताकि फ्यूचर में अगर मान चले कोई भी मेंटेनेंस करना हो तो उसको इजी हो सके, ठीक है। अब इसके भी एसडीएलसी के 7 फेजेस होते हैं, लेकिन बेसिकली आपको 5 फेज लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन 7 फेज के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका प्लानिंग फेज। अब प्लानिंग फेज क्यों जरूरी है, आपको कोई भी चीज बनाने से पहले उसको अकॉर्डिंग टू प्लान किया जाए, फिर उसका रिक्वायरमेंट क्या होगी, फिर डिजाइन कैसे करे, फिर कोडिंग कहाँ होगी, टेस्टिंग क्या होगी, डिप्लॉयमेंट क्या होगी, ये सभी करना जरूरी है, ठीक है। तो प्लानिंग में क्या होता है कि इस फेज में प्रोजेक्ट को ओवरऑल प्लान बनाया जाता है, जैसे कि एक्टिविटी प्रोजेक्ट का फिजिबल है या नहीं, बजट कितना लगेगा हम लोग को, ठीक है, टीम में कितने मेंबर होने चाहिए ताकि ये सॉफ्टवेयर हमारा बन सके, प्रोजेक्ट में कितने मंथ में कंप्लीट होगा, तो ये सभी प्लानिंग के अंडर में हम लोग को आता है, ठीक है। अब प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसका मतलब प्रॉपर प्लानिंग से फ्यूचर में प्रॉब्लम रिड्यूस कम कर सकती है, और अगर विदाउट प्लानिंग आप जाएंगे तो क्या होगा, आपको कॉस्ट बढ़ सकता है, जो पैसे है वो ज्यादा लग जाएंगे, डेडलाइन मिस होगी, जैसे जो टाइम में अगर आपको कस्टमर दिया वो डेडलाइन आपको कंप्लीट नहीं होगी, और रिसोर्सेस वेस्ट होंगे, ठीक है, जो भी रिसोर्स आप लगाए हैं वो बेकार हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब है कस्टमर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को समझना, ठीक है। जैसे एक्टिविटी में इसमें क्लाइंट इंटरव्यू में डॉक्यूमेंटेशन बनाना, फंक्शनल रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अब इसके अगर एक एग्जांपल्स के थ्रू समझे तो हम लोग कॉलेज सॉफ्टवेयर में कस्टमर से बोलते हैं कि अटेंडेंस मॉड्यूल चाहिए, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उससे फी फी मैनेजमेंट सिस्टम भी चाहिए उसमें सॉफ्टवेयर में, रिजल्ट जनरेशन भी चाहिए उसी सॉफ्टवेयर में, ये सब रिक्वायरमेंट होती है अपना देखा जाए तो। इसका अगर रिक्वायरमेंट का हम लोग जरूरत क्यों पड़ा है, मतलब इंपॉर्टेंस क्यों है, कि अगर मान के रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होगी तो हम लोग रॉन्ग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग को पता ही नहीं है क्या हम लोग का रिक्वायरमेंट है, हम लोग कुछ भी बनाए जा रहे हैं। अब जब रिक्वायरमेंट आपका बन जाएगी, एनालिसिस हो जाएगी, तब आपका आता है सिस्टम डिजाइन फेज।
अब सिस्टम डिजाइन फेज मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर का एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना। जैसे सिस्टम डिजाइन क्या करते हैं, जैसे आर्किटेक्चर बनाना, ठीक है, उसका मतलब डुप्लीकेट एक बना के रख देना अपने पेपर को पेन पर, और फिर उस पर इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि अब इसका इम्पोर्टेंस क्यों हुआ कि कोडिंग स्टार्ट होने से पहले पूरा स्ट्रक्चर हम लोग क्लियर होना चाहिए कि हम लोग किस टाइप का सॉफ्टवेयर हम लोग को बनाना है, ठीक है, ताकि हम लोग को बाद में इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो कोई, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या किया जाता है, एक्चुअल प्रोग्रामिंग यहाँ पर की जाती है कोडिंग में, ठीक है। अब एक्चुअल कोड किसके मदद से, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, या मॉड्यूल डेवलप करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे तो अटेंडेंस मॉड्यूल के लिए हम लोग कोड लिखते हैं, या लॉगिन पेज के लिए कोड लिखते हैं, या रजिस्टर पेज के लिए अपना कोड अलग बनाना पड़ता है। तो ये सभी आपके मतलब एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस की हुई कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का, जैसे डिजाइन को अगर रियल सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है, ठीक है। अब फिफ्थ में आपका आता है टेस्टिंग और वैलिडेशन। अब सॉफ्टवेयर में एरर या बग्स को आइडेंटिफाई को रिमूव करना ही हम लोग क्या होता है, टेस्टिंग करना पड़ता है, ठीक है। ताकि अब टेस्टिंग में भी हम लोग तीन चार प्रकार का टेस्टिंग होते हैं, जैसे यूनिट टेस्टिंग हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया, सिस्टम टेस्टिंग हो गया, ये सभी टेस्टिंग के टाइप है, ठीक है। अब टेस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी, ये मतलब इंपॉर्टेंस की हुई, क्योंकि सॉफ्टवेयर रिलायबल और सिक्योर बने, ठीक है, इसलिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं। उसके अलावा आपको आपको नंबर पे आता है डिप्लॉयमेंट फेज। डिप्लॉयमेंट फेज में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को रियल यूजर्स के लिए इंस्टॉल करना है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट फेज में क्या होता है कि कॉलेज के सर्वर पर जैसे सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना, ये सभी हो गया आपका डिप्लॉयमेंट फेज का एग्जाम्पल। अब आपको सेवंथ में आता है आपको मेंटेनेंस करना, ठीक है, यानी डिप्लॉयमेंट के बाद सॉफ्टवेयर को अपडेट और इंप्रूव करना ही हम लोग क्या होता है, मेंटेनेंस फेज होता है। जैसे इसमें क्या होता है कि एक्टिविटीज में बग को फिक्सिंग करना, सिक्योरिटी को अपडेट करना, या न्यू फीचर्स को ऐड करना, ये मेंटेनेंस के अंदर ही आता है। अब ये तो हो गया आपको कौन कौन से एचडीएलसी के जो फेज डायग्राम है, आपको डायग्राम ये तो बनाना ही है, प्रोसेस कैसे फॉलो करते हैं ये सभी हो गए, ठीक है। और मान लीजिए अगर एचडीएलसी ना रहा, विदाउट एचडीएलसी के क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एचडीएलसी मॉडल नहीं रहता तो क्या क्या हम लोग को कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। सबसे पहले आता है नो क्लियर डायरेक्शन, यानी कोई भी डायरेक्शन नहीं रहेगा, यानी डेवलपमेंट प्रोसीड विदाउट एनी प्लानिंग, टीम मेंबर्स एंड वर्क ऑन डिफरेंट गोल्स। यानी क्या होगा कि अगर एचडीएलसी नहीं होगा तो टीम को पता नहीं होगा कि क्या बनाना है हम लोग को। एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए एक डेवलपर को अटेंडेंस सिस्टम बनाना है, ठीक है, और दूसरा को फी सिस्टम बनाना है, बट कस्टमर को पहले से एग्जामिनेशन मॉड्यूल चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा कि टीम डिफरेंट गोल्स पर काम कर रही है, रिसोर्सेज हम लोग का क्या जो भी यूज किया उसमें रिसोर्स सब वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जब ये कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं रहेगा तो आपको क्या सेकंड पॉइंट में है बजट ओवर रन्स, यानी बजट ओवर रन्स मतलब हुआ कॉस्ट एस्टिमेशन नहीं होने की वजह से प्रोजेक्ट बजट कंटिन्यूसली इंक्रीज होते रहेगा, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट का बजट है वो बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, एक टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यही लिखा है विदाउट एस्टिमेशन प्लानिंग एंड फेजेस कॉस्ट स्पाइरल बियॉन्ड ए कंट्रोल, यानी एक टाइम के बाद वो क्या होगा कि कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम डिले। टाइम डिले में क्या होगा, नो शेड्यूल्स, मिसेड डेडलाइंस एंड प्रोजेक्ट ड्रैग्स ऑन आइडेंटिफिनेटली, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि प्रॉपर शेड्यूल नहीं होने की वजह से डेडलाइन मिस हो जाती है। एग्जाम्पल के जैसे टेस्टिंग के लिए टाइम एलोकेट नहीं किया जा सकता है। अगर मान लीजिए बग्स फिक्स करने में एक्स्ट्रा मंथ लग जाए तो क्या होगा, रिजल्ट में क्लाइंट अनहैप्पी होगा आपसे, और कंपनी का रेपुटेशन क्या हो जाएगा, आपको खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये टाइम डिले आता है। अब नेक्स्ट आपका है पुअर क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, यानी पुअर क्वालिटी ये भी एक प्रॉब्लम होगा अपना विदाउट एचडीएलसी मॉडल के, यानी विदाउट टेस्टिंग फेजेस क्रिटिकल बग्स रीच एंड ऑफ यूजर्स, यानी टेस्टिंग फेज ना होने से बग का प्रोडक्शन में बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और एग्जांपल के लिए जैसे कि मान चलिए अगर बैंकिंग सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन एरर हो तो क्या होगा, डेटा लॉस हो सकता है आपका, ठीक है। अगर सिक्योरिटी के इश्यू आ सकते हैं, यूजर को ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, तो ये आपका पुअर क्वालिटी की वजह से होता है। अब नेक्स्ट आपका है रिक्वायरमेंट कंफ्यूजन, यानी विदाउट रिक्वायरमेंट एनालिसिस डेवलपर बिल्ड ए रॉन्ग सिस्टम। इसमें क्या हुआ, कस्टमर की रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो कस्टमर क्या करेगा, जैसे मान चलिए एक मोबाइल ऐप बनाना चाहता है, ठीक है, तो डेवलपर वेब एप्लीकेशन बना देता है। जैसे कि नहीं होता है कि मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ और बनाना, वो कुछ और बना देता है, तो इससे क्या होगा कि इंटायर प्रोजेक्ट क्या होगा, रीवर्क करना पड़ेगा और वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायरमेंट कंफ्यूजन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका
पुअर कम्युनिकेशन, यानी पुअर कम्युनिकेशन में क्या होगा कि टीम मेंबर्स हैव नो कॉमन रेफरेंसेस एंड फ्रेमवर्क टू कम्युनिकेट, यानी एसडीएलसी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है कि उसके बिना टीम के मेंबर मतलब कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू इसको भी समझ सकते हैं कि टेस्टर जो होता है, मतलब जो टेस्ट करता है, उसको फीचर्स की रिक्वायरमेंट का पता ही नहीं होता है, तो डेवलपर और टेस्टर के बीच में कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हम लोग को, मिस अंडरस्टैंडिंग होगी और डुप्लीकेट वर्क होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट, यानी नो रिस्क मैनेजमेंट। इसमें रिस्क आर नॉट आइडेंटिफाई अर्ली एंड कॉजिंग लेट स्टेज सरप्राइज एंड फेलियर, यानी इसमें क्या होगा कि पोटेंशियल रिस्क पहले से आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन पता ही नहीं है, पुअर कम्युनिकेशन किसी के बीच में, हम लोग टेस्टर और डेवलपर के बीच में कुछ भी नहीं है, कंफ्यूजन बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी रिस्क का खतरा भी नहीं रहेगा अभी, जब तक आपका प्रोडक्ट रेडी ना हो जाए, ठीक है। तो इसमें आपको टेक्नोलॉजी फेलियर हो सकता है और बजट शॉर्टेज हो सकते हैं, टीम मेंबर रिजाइन कर सकते हैं और सिक्योरिटी का इशू आ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है मेंटेनेंस नाइटमेयर। अब मेंटेनेंस नाइटमेयर का मतलब क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं होने पर हम लोग का फ्यूचर में मॉडिफिकेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी कोई अगर ऐड करना चाहते हैं फीचर्स को उसमें, ठीक है, तो वो क्या होगा, डिफिकल्ट होगी। अब एग्जांपल मान के 2 साल बाद हम डेवलपर हैं, ठीक है, और कंपनी छोड़ देते हैं, तो उसमें अगर कोई भी नया डेवलपर अगर आएगा तो उसको कोड समझ में आएगा ही नहीं, तो फिर वो कैसे मेंटेनेंस करेगा उस मतलब सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो इससे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा कि मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, यानी पैसे को बढ़ाना पड़ेगा और अपडेट करने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है। अब आपका लास्ट पॉइंट है कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, यानी इससे क्या होगा कि जो भी फाइनल हम लोग का प्रोडक्ट बन के आएगा विदाउट एसडीएलसी मॉडल का, ठीक है, तो उसमें कस्टमर को चाहता है कुछ और और मिलेगा उसको कुछ और, ठीक है। तो इससे वो क्या होगा, डिससेटिस्फाई होगा, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा, क्लाइंट प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर देगा तो कंपनी का रेपुटेशन भी खराब हो सकती है, ठीक है। ओवरऑल अगर प्रॉब्लम का बात करें तो विदाउट एसडीएलसी के हम लोग क्या होगा, कोई भी प्लानिंग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट कंफ्यूजन हो सकती है, पुअर कम्युनिकेशन हो सकता है, मोर बग्स आ सकते हैं, कॉस्ट हम लोग का बढ़ जाएगा, कॉस्ट मतलब प्राइजेस इसके बढ़ जाएंगे जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, टाइम डिले हो सकता है, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन हो सकते हैं और प्रोजेक्ट हमारा क्या होगा, फेलियर होगा, ठीक है। तो आपको अगर समरी के रूप में अगर देखा जाए तो एसडीएलसी अगर आपको आंसर देना है तो ब्लूप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर का एक ब्लूप्रिंट बनाना ही हम लोग का क्या हो, एसडीएलसी मॉडल है। एक्सप्लेन द वाटरफॉल मॉडल या लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल, ठीक है। व्हाट्स आर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, यानी प्रॉफिट और लॉस क्या है, ठीक है, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल का। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन या यही डिफिनेशन आप लिख सकते हैं कि जो वाटरफॉल मॉडल proposed by Winston Royce 1970 is the first formal SDLC मॉडल, यानी वाटरफॉल मॉडल जो था विंस्टन रॉय साहब ने 1970 में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, यानी बनाया था इसको। ये SDLC जो मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, सबसे पहला अपना फॉर्मल मॉडल माना जाता है जो भी SDLC का, ठीक है। अब इसमें बोला कि इट इज ए सीक्वेंशियल एंड फेज बाय फेज प्रोसेस वेयर आउटपुट ऑफ द वन फेज टू बिकम्स इनपुट टू द नेक्स्ट लाइक वाटर फ्लोइंग डाउनवर्ड्स, यानी इसमें क्या था कि इस मॉडल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक फिक्स सीक्वेंस में होता था, ठीक है, यानी फिक्स सीक्वेंस में होने के बाद सबसे पहले ये फेज बाय फेज कंप्लीट होता था, तभी आपको नेक्स्ट फेज में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होगा जैसे कि मान लीजिए आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि वाटरफॉल इसलिए बोला गया क्योंकि बिल्कुल ये झरना का पानी जैसा गिरता है ना कि एक के बाद एक, अगर एक बार अगर झरना का पानी नीचे गिर गया तो फिर आप वापस नहीं जा सकता ऊपर की तरफ, उसी तरह वाटरफॉल मॉडल होता है, ठीक है। अब वाटरफॉल मॉडल को लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल क्यों बोला गया, तो लीनियर इसलिए बोला गया क्योंकि बिकॉज फेजेज जो है, जैसे आपका एक लेडर होता है सीढ़ी की तरह स्ट्रेट, उसी तरह आपका ये लीनियर इसलिए पड़ा, ठीक है, एक सीक्वेंस में। अब सीक्वेंशियल का मतलब क्या हुआ कि बिकॉज एवरी फेज जो है एक सीक्वेंस में रहता है, जैसे कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगा, फिर उसका सिस्टम डिजाइन होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये कंप्लीट हो गया तो इसमें अगर आप चले गए तो वापस इसमें नहीं जा सकते, ठीक है। अब इसके फेज बाय फेज आपको वाटरफॉल मॉडल का डायग्राम आपको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। और रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब इस फेज में कस्टमर को सारी रिक्वायरमेंट कलेक्ट की जाती है, ठीक है। और सिंपल वर्ड में बोला जाए तो कस्टमर एग्जैक्टली क्या सॉफ्टवेयर चाहिए उसको, तो ये मतलब बताना पड़ता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, जैसे सॉफ्टवेयर क्या करेगा, फिर उसका नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, जैसे सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा। नेक्स्ट अभी वीडियो में बात करेंगे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल के बारे में, ठीक है।
और इसका आउटपुट जो भी निकलेगा वो हम लोग का एसआरएस यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन के माध्यम से हम लोग को कस्टमर और डेवलपर के बीच में एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। अब इससे इंपोर्टेंट क्या हुआ मान लीजिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस से, तो वाटरफॉल में रिक्वायरमेंट बिगिनिंग में फ्रीज हो जाती है और बाद में क्या हुआ चेंजेस करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। अब दूसरा आपका आता है कि सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन मीन्स होता है कि रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर को ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट किया जाता है, यानी सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे बनेगा और उसकी प्लानिंग कैसे होगी वो बता मतलब एक डिजाइन किया जाता है आपको। अब एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कॉलेज सिस्टम में मॉड्यूल बनाना या स्टूडेंट मॉड्यूल, फैकल्टी मॉड्यूल या एडमिन मॉड्यूल, या डेटाबेस टेबल बनाना, स्टूडेंट टेबल या फैकल्टी टेबल आपको बनाना है, या अटेंडेंस टेबल, ठीक है, ये सभी। अब इसमें भी डिजाइन के टाइप्स बहुत प्रकार के होते हैं। एक हाई लेवल डिजाइन भी होता है जिसको एचएलडी बोलते हैं, जो ओवरऑल सिस्टम में आर्किटेक्चर में आपको डिजाइन किया जाता है। एक लो लेवल डिजाइन भी बोलते हैं जिसके इंडिविजुअल मॉड्यूल्स इन डिटेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मान चलिए डिजाइनिंग सिस्टम डिजाइन करने से क्या है, अगर डिजाइन अच्छा होगा तभी हम लोग कोडिंग करना क्या होगा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग। अब अब एक्चुअल सॉफ्टवेयर कोड लिखा जाता है यहीं पर, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का रियल बिल्डिंग फेज होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपने लैंग्वेज यूज किया, चाहे वो आप फ्रंट एंड कर रहे हो या बैक एंड कर रहे हो, ठीक है, या डेटाबेस यूज कर रहे हो, ठीक है, सभी को यहीं पे कोडिंग लिखा जाता है। जो भी आप लैंग्वेज यूज करें, जावा, पाइथन या पीएचपी या माई एसक्यूएल या एचटीएमएल सीएसएस, जो भी जो, ठीक है, बहुत प्रकार की लैंग्वेज होती है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ कि डिजाइन एक्चुअल में सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, कोडिंग के माध्यम से, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज आता है आपको इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। अब इंटीग्रेशन मीन सब मॉड्यूल्स को कंबाइन करके एक टेस्ट किया जाता है, ठीक है, जो भी अपना बना है, और चेक किया जाता है कि सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसमें भी टेस्टिंग करने से पहले बहुत प्रकार का टेस्ट किया जाता है, जैसे यूनिट टेस्टिंग हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया। अब यूनिट टेस्ट क्या होता है कि इंडिविजुअल मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है, एक एक मॉड्यूल को चेक किया जाता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है कि कंबाइन मॉड्यूल को चेक किया जाता है, बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं जैसे लॉगिन प्लस डेटाबेस। और फिर सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है कि पूरे सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है, जिसमें कस्टमर वेरीफाई करता है कि उसका जो जिसने जैसा सॉफ्टवेयर चाहता है वैसा है कि नहीं। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है वाटरफॉल में, जैसे कि टेस्टिंग बहुत लेट होती है, ठीक है, और अगर बग मिलता है तो फिक्सिंग करने या कॉस्टली हो जाती है, ठीक है, ये इसका प्रॉब्लम होता है। इसमें इंपॉर्टेंस कोई नहीं होता है टेस्टिंग करने से। अब पांचवा आपका पॉइंट है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर कस्टमर इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है, यानी आपको प्ले स्टोर पे आप देखेंगे जो डिप्लॉय हो जाता है आपको कोई भी सॉफ्टवेयर, या कहीं आपको ब्राउजर पे आपको डिप्लॉय हो जाता है, तो उस तरह का डिप्लॉय किया जाता है। अभी अब इसका जो मान लीजिए एग्जांपल समझते हैं, जैसे कॉलेज का एक सर्वर पर अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो अब स्टूडेंट और टीचर्स यूज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। अब लास्ट इसका है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मीन्स होता है डिप्लॉयमेंट के बाद जो सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना, यानी एक्टिविटीज में बग फिक्सिंग करना, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना इन फ्यूचर के लिए, न्यू फीचर्स ऐड करना, ठीक है, या अपडेट करना। इससे क्या होगा कि कस्टमर अगर बोलता है कि ऑनलाइन फी पेमेंट भी ऐड कर दो, पहले से उसमें नहीं है सॉफ्टवेयर में, तो मेंटेनेंस के थ्रू हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इसमें मेंटेनेंस बहुत प्रकार का होता है, जैसे करेक्टिव मेंटेनेंस जिससे बग को फिक्स करना, एडेप्टिव मेंटेनेंस जैसे इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना, फिर परफेक्टिव मेंटेनेंस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी फ्यूचर प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना, ठीक है। अब ये तो हो गया इसके जितने भी मॉडल है, आपको ये डायग्राम आपको बना के आने ही है, ठीक है। वाटरफॉल इस तरह भी बनता है, आपको ऐसे करके फिर इसको ऐसे, ठीक है, ये एरो के द्वारा भी डिनोट किया था, बहुत सारे आपको डायग्राम में ऐसे दिखेंगे। अब मान लीजिए वाटरफॉल मॉडल है, व्हेन टू यूज वाटरफॉल मॉडल, यानी कब इसको वाटरफॉल मॉडल को यूज करेंगे, ठीक है। यानी पहला है कि रिक्वायरमेंट आर वेरी वेल एंड अंडरस्टूड एंड फिक्स्ड, यानी जब कस्टमर को एग्जैक्टली पता हो कि क्या चाहिए। एग्जांपल जैसे पेरोल सिस्टम हो गया, तो ये रिक्वायरमेंट का मतलब फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ये वाटरफॉल को यूज किया जाता है। शॉर्ट प्रोजेक्ट विथ वेल डिफाइंड स्कोप, यानी स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए वाटरफॉल मॉडल को यूज किया जाता है, लॉन्ग प्रोजेक्ट के लिए कभी यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है। फिर टेक्नोलॉजी इज नोन, यानी इसमें क्या होगा कि टीम ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के बारे में जानती हो तभी इस वाटरफॉल मॉडल को आपको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर नो एम्बिग्यूअस रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट, यानी इसमें क्या होगा कि रिक्वायरमेंट क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो ये क्या करेगा, इस आपको वाटरफॉल मॉडल यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये सभी अगर आपको नीड है, यूज करना आता है, तभी आप वाटरफॉल मॉडल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतने आपके बारे में जानकारी होना चाहिए। अब ये तो हो गया आपको जो भी
है। अब फेज वाइज आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम लोग बात कर लिए कि ऑल पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स आर कैप्चर्ड इन एसआरएस डॉक्यूमेंट, यानी जितने भी आपको पॉसिबल रिक्वायरमेंट होंगे वो कहाँ कैप्चर होंगे, एसआरएस डॉक्यूमेंट यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में कैप्चर होंगे, ठीक है। दूसरा था सिस्टम डिजाइन यानी ट्रांसलेट रिक्वायरमेंट्स इनटू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, यानी इसमें क्या होगा कि जो भी अपना रिक्वायरमेंट होगी उसको ट्रांसलेट करके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, राइट एक्चुअल कोड बेस्ड ऑन द डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, जो भी हम लोग सिस्टम डिजाइन किए हैं उसके बाद हम लोग जो कोड उस पर बना रहे हैं उस कोड को इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू किया जाता है, ठीक है। फेज 4 में हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में किया कि यूनिट्स आर कंबाइंड टेस्टेड फॉर एरर्स एंड बग्स, ठीक है। अब फेज 5 में क्या है कि डिप्लॉयमेंट, यानी सॉफ्टवेयर को रिलीज कर देना आपको कस्टमर और प्रोडक्शन यूज के लिए, ठीक है। और लास्ट में आपको मेंटेनेंस के लिए यानी बग फिक्स करना, इनहेंसमेंट करना या डिप्लॉयमेंट करना, ठीक है। फेज फिक्स क्या है, आपका मेंटेनेंस करना यानी बग फिक्स करना और इनहेंस करना, कब, जब डिप्लॉयमेंट हो जाए तब, ठीक है। अब ये तो वाटरफॉल हो गया, इसमें आपको कुछ आपको एडवांटेज भी होते हैं, बार बार पूछता है, और डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। अब एडवांटेज में आपको सबसे पहले आता है कि सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। इसका क्या है कि आप जो भी सिंपली यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है, और आसानी से यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये बिगनर के लिए सबसे बेस्ट होता है आपको वाटरफॉल मॉडल। इसके दूसरा है कि क्लियर फेजेस विथ डिफाइंड डिलीवर्स, यानी हर फेज का आउटपुट फिक्स होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में रिक्वायरमेंट आपको क्या है, डिजाइनिंग कैसे डॉक्यूमेंट करे, ये सभी आपको क्लियर होना चाहिए। इजी टू मैनेज एंड ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर, यानी मैनेजर को इजीली प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, यानी इजी मैनेजमेंट हो सकता है, मैनेज कर सकते हैं मतलब इजी मैनेज कर सकते हैं। अब गुड डॉक्यूमेंटेशन, गुड मतलब वर्क वेल फॉर वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट्स, हर फेज में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनता है जो फ्यूचर मेंटेनेंस में इजी हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका फेज प्रोसीड वन टाइम, मतलब एक टाइम पे आपको एक ही फेज आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसका एक कंडीशन होता है जो कि बहुत ज्यादा ये डिसएडवांटेज है लेकिन एडवांटेज में आता है, ठीक है, यानी एक टाइम कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा फेज में आप एंटर कर सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, इससे कि कंफ्यूजन कम होगी। अब लास्ट है गुड फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, यानी स्मॉल एंड मीडियम प्रोजेक्ट के लिए क्या है, यूजफुल है, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज होगा। अब डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले होता है कि नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स, यानी अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स चेंज करे तो बहुत प्रॉब्लम होगी इसमें, ठीक है, वाटरफॉल मॉडल में। फिर नो वर्किंग सॉफ्टवेयर अंटिल लेट द साइकिल, मान के लिए कस्टमर को सॉफ्टवेयर अगर बहुत लेट देखने को मिलता है इसमें, क्योंकि एक फेज कंप्लीट होने के बाद दूसरा फेज में वर्क किया जाता है, ठीक है। अब हाई रिस्क एंड लॉन्ग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, इसमें क्या हुआ कि अगर इनिशियल रिक्वायरमेंट गलत हुई तो पूरा प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, अपना फेल हो सकता है, ये आपका डिसएडवांटेज आता है वाटरफॉल मॉडल का। अब डिफिकल्ट टू गो बैक प्रीवियस पेज, इसमें क्या होता है कि आप एक अगर दूसरे फेज में चले गए, जैसे कि मान चलिए डिजाइनिंग में चले गए, आप सोच रहे हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जाए तो आप जा नहीं सकते, इसका मेजर डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पुअर मॉडल इफ रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर, यानी इसमें क्या है कि अगर रिक्वायरमेंट आपको क्लियर नहीं हो, यानी लार्ज प्रोजेक्ट में अगर आप काम कर रहे हो, रिक्वायरमेंट फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है, ठीक है। इंटीग्रेशन इश्यूज फाउंड वेरी लेट इन प्रोसेस, यानी इसमें क्या हुआ, टेस्टिंग एंड में होती है और बग्स बहुत लेट मिलते हैं, जिससे फिक्सिंग कॉस्ट इंक्रीज बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए हम टेस्टिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसमें। एक्सप्लेन द प्रोटोटाइपिंग अप्रोचेस इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, यानी सॉफ्टवेयर प्रोसेस में जो प्रोटोटाइपिंग अप्रोच होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिस्क्राइब वेरियस सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग टेक्निक्स, और उसके डिस्क्राइब करने के जो भी वेरियस टाइप के आपको प्रोसेस प्रोटोटाइपिंग होते हैं उसको, यानी इसके टाइप्स के बारे में बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले होता है कि व्हाट इज प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, ठीक है। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज क्रिएट्स वर्किंग मॉडल, यानी इसको प्रोटोटाइप बोलते हैं, ऑफ द सॉफ्टवेयर बिफोर बिल्डिंग एक्चुअल सिस्टम। दिस प्रोटोटाइप इज शोन टू यूजर टू फीडबैक, इट इज द बेस्ट व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर और चेंजिंग, ठीक है। यानी प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है एक सिंपल मॉडल, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी घर बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका 3D मॉडल बनाया जाता है ना, उसी प्रकार सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसका एक छोटा सा वर्जन बनाया जाता है, ठीक है। अब इसका जरूरत क्यों पड़ा, तो मान लीजिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि जैसे कस्टमर को अपनी रिक्वायरमेंट पूरी तरह से क्लियर नहीं होते थे, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसके फीचर्स क्या हुए, तो इससे क्या हुआ कि अर्ली वर्किंग मॉडल मिल गया, मतलब जल्दी करने वाला मॉडल, यूजर इंटरेक्शन, यूजर के बीच में इंटरेक्ट होने लगा, कंटिन्यूअस फीडबैक मिलने लगा और रिक्वायरमेंट क्लैरिफिकेशन होने लगा, और आइटरेटिव
जो होता है इम्प्रूवमेंट होने लगा, ठीक है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है आपको प्रोटोटाइपिंग के। जब ये हो गया आपका, तो प्रोटोटाइपिंग के प्रोसेस में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक में आप जब भी बनाएगा तो इसको डायग्राम को आपको बनाना है, ठीक है, और एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा। गेदर इनिशियल रिक्वायरमेंट को समझते हैं। इसका मतलब होता है कि डेवलपर जो है कस्टमर से बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू कस्टमर अगर बोलता है कि लॉगिन सिस्टम चाहिए, पेमेंट गेटवे चाहिए और प्रोडक्ट सर्च चाहिए, ठीक है, लेकिन डिटेल रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती है, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या होता है, गैदरिंग आपको इनिशियल में होता है, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ कि यदि रिक्वायरमेंट्स गलत समझ ली जाए तो पूरा प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका होता है प्रोटोटाइप, यानी बिल्ड प्रोटोटाइप। यानी इसका मतलब हुआ कलेक्टेड, जो अपना जो भी कलेक्ट किया था रिक्वायरमेंट के आधार पर सॉफ्टवेयर एक छोटा वर्किंग मॉडल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि प्रोटोटाइप में यूआई मतलब यूजर इंटरफेस स्क्रीन बनाया जाता है, या फॉर्म्स बनाए जाते हैं, या मेनू बार बनाया जाता है, या नेविगेशन बार बनाया जाता है, ठीक है। ये सभी बनाई जाती है। अब आप देखे ही होंगे कि आपको अमेजन अगर प्रोटोटाइप करना है तो लॉगिन पेज देखे होंगे, प्रोडक्ट का पेज एक देखे होंगे, और कार्ट वाला एक कार्ट पेज भी देखेंगे जहाँ पे एड टू कार्ट करते हैं, ठीक है। ये पूरे, लेकिन ये पूरा जो होता है बैकएंड में नहीं होता है, ठीक है। ये आपका यूजर इंटरफेस पे होता है। अब देखिए पर्पस क्या होता है, कस्टमर को सॉफ्टवेयर का विजुलाइज कराना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जब ये हो गया आपका बिल्ड प्रोटोटाइप, तो अब मान चाहिए नेक्स्ट आपका क्यों इवेल्युएशन क्यों जरूरी है, यूजर इवेल्युएशन। तो इसका मतलब होता है कि आप कस्टमर को प्रोटोटाइप को यूज करना है, ठीक है। तो यानी कस्टमर फीडबैक देता है, जैसे कि बटन पोजीशन बदलनी है, ठीक है, सर्चेबल बार ऊपर चाहिए, या पेमेंट का प्रोसेस आसानी होना चाहिए, आसान से होना चाहिए। तो ये सब यूजर अपना बताता है, ठीक है, जो भी अपना सॉफ्टवेयर बनवाता है। अब इससे इंपॉर्टेंस क्या हो कि यूजर रिक्वायरमेंट बेटर अंडरस्टैंड हो जाती है, यानी यूजर को जो चाहिए वो मिल जाता है अपना। अब जब ये कंप्लीट होता है तो आपका आता है रिफाइंड रिक्वायरमेंट्स, यानी रिफाइनिंग करना, आपको टॉपिक से ही समझ में आया, यानी सुधारना इसको, यानी कस्टमर फीडबैक के अनुसार चेंजेस किया जाता है। जैसे कि जहां से यूजर बोला कि मेरे को दूसरा ये इसमें ऐड करना है, ये चेंज करना है, बटन दूसरे मॉडल चाहिए, इसका स्क्रीन दूसरे मॉडल चाहिए, तो उसके अनुसार से इसको रिफाइन किया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस कई बार रिपीट हो सकता है, मल्टीपल टाइम्स आपको मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि रिक्वायरमेंट ग्रेजुअली क्लियर हो जाती है कि हाँ अब ये हम लोग को मतलब इसमें रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जब रिक्वायरमेंट जैसे आपका रिफाइन हो जाता है तो इंजीनियर प्रोडक्ट क्या होता है, तो जब कस्टमर प्रोटोटाइप से सेटिस्फाई हो जाता है, यानी प्रोटोटाइप जब आपका सब कंप्लीट हो जाता है, तब एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तब उसके बाद जैसे कि डेटाबेस डिजाइन करते हैं हम लोग, कोडिंग करते हैं, उसमें टेस्टिंग करते हैं और सिक्योरिटी देखते हैं। ये सभी प्रॉपर्टी जो भी ये सभी जितने भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। जब इतना इंप्लीमेंट किया जाता है तो अपना लास्ट में आपका क्या होता है, फाइनल सिस्टम जो होता है अपना सॉफ्टवेयर, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में अपना डिलीवर कर दिया जाता है। तो ये आपके ओवरऑल आपको प्रोटोटाइप मॉडल का फेज डायग्राम है, इतने सारे आपको एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, डायग्राम के साथ। कितने टाइप्स के होते हैं प्रोटोटाइप, ठीक है। तो सबसे पहले थ्रो अवे या रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि प्रोटोटाइपिंग केवल रिक्वायरमेंट समझने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जैसे ही रिक्वायरमेंट क्लियर होने के बाद प्रोटोटाइपिंग को क्या किया जाता है कि रिक्वायरमेंट के बाद फेंक दिया जाता है, मतलब डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे फाइनल सिस्टम पूरी तरह से हम लोग का नया डिजाइन में डेवलप किया जाता है। अब समझिए कि एग्जाम्पल को तो मान चलिए हम लोग चिप्स खाते हैं, अब उसमें चिप्स के अंदर के मेटेरियल खा लेते हैं, जो अपना प्लास्टिक है जो उसको प्रोटेक्ट किया है उसको हम लास्ट में क्या करते हैं, फेंक देते हैं। उसी तरह ये थ्रू अवे या रैपिड प्रोटोटाइपिंग होता है, ठीक है, कि जब अपना जो आपका रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो यही लिखा है कि प्रोटोटाइप इज बिल्ड क्विकली एंड डिस्कार्ड आफ्टर गेटिंग रिक्वायरमेंट्स, नॉट यूज फाइनल प्रोडक्ट एंड फास्ट एंड चीप, ठीक है। क्योंकि अब इसका जरूरत क्यों पड़ा थ्रो अवे का, तो क्योंकि प्रोटोटाइप के बाद यूज नहीं होता है, उसे डिलीट कर दिया जाता है, इसलिए इसका जरूरत पड़ा, ठीक है। अगर पूछे तो कोई अब एग्जांपल मान चलिए ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एग्जांपल क्या दे सकते थे, मान चलिए कि बैंक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, तो पहले आपने लॉगिन स्क्रीन बनाया, ठीक है, और ट्रांजेक्शन स्क्रीन बनाकर कस्टमर को दिखाया, लेकिन फीडबैक मिलने के बाद प्रोटोटाइप आपको क्या किया, हटा दिया, ठीक है। अब रियल सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया तो उसमें आपको ये सभी दिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इसको फेंक दिया गया एंड डिस्कार्ड कर दिया गया। इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग, अब इवोल्यूशनरी मतलब आप इवोल्यूशन करना, ठीक है, यानी प्रोटोटाइप को डिस्कार्ड
तो नहीं किया जाता है, बट उसी प्रोटोटाइप को लगातार इंप्रूवमेंट किया जाता है, ठीक है, और फाइनल सॉफ्टवेयर में बदल दिया जाता है। यानी आप सोच रहे कि उसको डिस्कार्ड करके फेंक दिया जाता है, बट उसी को जैसे प्लास्टिक अगर हम लोग कुरकुरे वाला फेंकते हैं तो फिर उसको क्या करते जाता है कि उसको सड़ा गलाकर मतलब उसको फैक्ट्री में ले जाया जाता है, उसको फिर से न्यू आपका प्रोडक्ट के रूप में आपको बन के तैयार होता है। उसी तरह इसमें भी होता है कि उसको फेंका जाता है, बट उसको फिर उठा के और फिर उसको नया प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है, ठीक है, इंप्रूव कर दिया जाता है। तो यही लिखा है कि प्रोटोटाइपिंग इज रिफाइंड रिपीटेडली, यानी लगातार किया जाता है, बेस्ड ऑन फीडबैक, यानी जो भी यूजर फीडबैक देता है उसके बेस पर इवेंचुअली बिकम्स द फाइनल प्रोडक्ट बिल्ड्स ऑन इटसेल्फ। अब मान चलिए ये तो प्रोटोटाइप हो गया, अब इसकी मतलब एडवांटेज क्या हुई, ठीक है, तो माई हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बेटर क्वालिटी उसको मिलेगी और लोअर रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है इसके टाइप्स में इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग, यानी इंक्रीमेंट से ही समझ में आता है कि सिस्टम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करके अलग अलग प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि बाद में सभी मॉड्यूल को इंटीग्रेट किया जा सके। तो इसलिए इसका इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग किया जाता है, ठीक है। इसमें यही लिखा है कि फाइनल प्रोडक्ट बिल्ड एज ए सेपरेट प्रोटोटाइप्स, ईच पीस डेवलप इंडिविजुअली एंड इंटीग्रेटेड एट एंड, ठीक है। अब मान चलिए आप कॉलेज में आप है तो ईआरपी सिस्टम आप देखे होंगे, जैसे मॉड्यूल 1 में स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना है, मॉड्यूल 2 में मान चलिए उसको अटेंडेंस करना है, और मॉड्यूल 3 में उसको फी पेमेंट करना है, तो बाद में सभी मॉड्यूल को कंबाइन कर दिया जाता है एक ही में, ठीक है। तो ये आपका इंक्रीमेंटल मॉडल के द्वारा पॉसिबल होता है। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ कि इजी टू डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, लेस आपका रिस्क हुआ, और पैरेलल डेवलपमेंट हुआ। पैरेलल मतलब मल्टीपल टीम्स इसको साइमल्टेनियसली काम कर सकती है, वर्क कर सकती है, ठीक है, इंक्रीमेंटल मॉडल के थ्रू। एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग क्या होता है कि यूज फॉर ए वेब एप्स 3 फेजेस, स्टैटिक एचटीएमएल प्रोटोटाइप, फंक्शनल प्रोटोटाइप और फुल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये अप्रोच मेनली वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज हो जाती है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन जैसे कि स्टैटिक एचटीएमएल पेजेस के लिए बनाए जाते हैं, और पेजेस होते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जैसे बिजनेस लॉजिक ऐड किया जाता है, और फेज 3 में आपका क्या फाइनल सर्विस को या डेटाबेस को इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। अब ये तो नहीं समझ में, आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एचटीएमएल पेज बनाते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें क्या करते हैं डेटाबेस को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये अपना मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट का आपका एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बन जाता है, ठीक है, और उसको यूज कर लेते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ कि फास्टर वेब डेवलपमेंट हुआ, इजी आपका यूजर इंटरफेस मॉडिफिकेशन हुआ, बेटर कस्टमर का इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, आपको बहुत अच्छे मतलब कस्टमर इसमें इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। अब वेरियस टाइप के तो आपको जो भी प्रोटोटाइपिंग टेक्निक्स है वो तो आप बात कर लिए। अब इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो अपना प्रोटोटाइपिंग मॉडल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका रिड्यूस रिस्क ऑफ रिक्वायरमेंट फेलियर, ठीक है, एडवांटेज में, यानी इसका मतलब अगर रिक्वायरमेंट मिस्टेक्स जल्दी से आइडेंटिफाई इसमें हो जाती है, ठीक है, यानी इसको रिड्यूस किया जा सकता है। अब इम्प्रूव्स यूजर इन्वॉल्वमेंट एंड सेटिस्फेक्शन, यानी इसमें क्या होगा कस्टमर प्रोजेक्ट को कंटिन्यूसली इन्वॉल्व किया रहते हैं, जो भी अपना कस्टमर रहते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें मिले रहते हैं, मतलब उनको अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। वर्क वेल व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर, जब बेटर कम्युनिकेशन रहता है तो आपको जो भी आपका रिक्वायरमेंट होता है वो क्लियर रहता है, ठीक है, अच्छे से आपका वर्क काम अच्छे से होते हैं, और कोई भी उसमें रिक्वायरमेंट की कमी नहीं होती है, अनक्लियर नहीं होता है, ठीक है। वर्क वेल यानी काम जो है अच्छा से होता है, तब होता है जब रिक्वायरमेंट क्या हो अनक्लियर हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है इनेबल्स टू अर्ली फीडबैक फ्रॉम कस्टमर, यानी इसमें क्या हुआ कि जो भी फीडबैक है कस्टमर से वो क्या होता है इनेबल कर दिया जाता है, ठीक है, जल्दी से जल्दी, ताकि फीडबैक मिल सके। उसके अलावा आप हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन लिख सकते हैं, यानी कस्टमर अपनी जरूरत के अनुसार सॉफ्टवेयर को प्राप्त करता है, ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहला यूजर में थिंक प्रोटोटाइप इक्वल टू फाइनल प्रोडक्ट, इसका मतलब हुआ कि कस्टमर जो सोचता है उसको सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट वैसे मिलते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट एनालिसिस ड्यू टू फोकस ऑन प्रोटोटाइपिंग, यानी डेवलपर जल्दी प्रोटोटाइपिंग बनने के बाद, ठीक है, फोकस करता है कि प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो पाती है, ठीक है, इनकम्प्लीट रह जाती है एनालिसिस। अब नेक्स्ट है इन में लीड पुअरली डिजाइन सिस्टम, ठीक है, यानी डेवलपर जल्दी मतलब पुअर डिजाइन की वजह से क्या होता है कि उसको आपको प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है कैन इंक्रीज प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट, यानी इसके रिपीट मॉडिफिकेशन से
जो भी प्रोजेक्ट है जैसे बार बार रिपीट होगा तो इसके कॉस्ट क्या होते हैं, प्राइजेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर बनता है, तो ये इसके मेजर डिसएडवांटेज है। उसके अलावा पुअर सिस्टम डिजाइन हो सकता है कि पुअर सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, जैसे कि आइट्रेशन मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सभी इसके प्रोटोटाइप के डिसएडवांटेज हो गए, ठीक है। तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है मल्टीपल टाइम्स कि एक्सप्लेन द रेड मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विथ इट्स वेरियस फेजेस, ठीक है, डिस्कस सिचुएशन वेयर इट इज यूजफुल। अब बोल रहा है कि इसमें रेड मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो भी वेरियस फेज है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और इसका जो कहाँ पे यूज किया जाता है, इसके सिचुएशन कैसे होते हैं, उसको हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। अब इसका अगर डिफिनीशन आपको प्रॉपर लिखना हो तो रेड एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल होता है जिसमें सॉफ्टवेयर का बहुत कम टाइम में क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि इट इज हाई स्पीड एडेप्टेशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल दैट यूजेस कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हाई स्पीड एडेप्टेशन ऑफ वाटर मॉडल का मतलब हुआ कि रेड कंप्लीटली वाटरफॉल मॉडल को रिप्लेस नहीं करता है, ये वाटरफॉल मॉडल को ही फास्टर वर्जन है, मतलब मॉडिफाई वर्जन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर एक छोटे छोटे और रीयूजेबल मॉड्यूल में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे मान के लिए हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट लिए थे तो उसमें क्या होता है कि लॉगिन सिस्टम होता है, फिर पेमेंट सिस्टम होता है, फिर प्रोडक्ट सिस्टम होता है और ऑर्डर मॉड्यूल होता है, ठीक है। चारों को पैरेलली हम लोग क्या किया जाता है, काम किया जाता है। अब इसको डेवलप किया था डेवलप्ड बाय जेम्स मार्टिन इन 1991, यानी रेड मॉडल को डेवलप किए थे जेम्स मार्टिन साहब ने 1991 में, ठीक है। ये प्रोजेक्ट इज completed in 60 to 90 days using a small parallel teams, यानी प्रोजेक्ट जो है 60 to 90 डेज में क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ये पैरेलल टीम में आपका कंप्लीट होता है। पैरेलल टीम का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जो वाटरफॉल मॉडल था, मान चलिए उसमें एक फेज कंप्लीट होता तभी दूसरे फेज में जा रहे थे और फिर रिवर्स में नहीं आ सकते थे, ठीक है। लेकिन पहले एक कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा को कंप्लीट करने जाते थे, ठीक है। बट इसमें क्या हुआ रैपिड एप्लीकेशन में कि पैरेलली में आपको मान चलिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया जा रहा है तो दूसरे में डिजाइनिंग किया जा रहा है, सब पैरेलली में अपना जितना भी फेज है उसको काम किया जाता है, ठीक है। इसलिए पैरेलल इसको टीम बोला जाता है, ठीक है। ये जनरली हम लोग बात करते हैं 60 to 90 डेज में आपको कंप्लीट करने की कोशिश किया जाता है रेड मॉडल में, ठीक है। अब इसके फेजेस की बात करते हैं। अब देखिए रेड मॉडल ये डायग्राम आपको बनाना ही है, ठीक है, पैरेलली में। सबसे पहले टीम 1 यहाँ पर होता है, टीम 2, टीम 3, टीम 4, ठीक है। जैसा सॉफ्टवेयर होगा उसके हिसाब से आपको बांटा रहता है, ठीक है। तो टीम 4 मॉडल में आपको बिजनेस मॉडलिंग सबसे पहले आता है टीम 1 में, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग फेजेस को बात करते हैं। सबसे पहले आता है अपना बिजनेस मॉडलिंग के बारे में। अब बिजनेस मॉडलिंग क्या होता है कि रेड मॉडल का एक आपका फेज होता है जिसमें इंफॉर्मेशन फ्लो इज डिफाइंड, बिजनेस टू फंक्शन आइडेंटिफाइड, व्हाट ड्राइव्स द बिजनेस, ठीक है। मतलब सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझा जाता है इसमें, और क्वेश्चन आस्क किया जाता है, पूछा जाता है कि बिजनेस का पर्पस क्या है, डेटा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, डेटा कहाँ से यूज होगा, और बिजनेस का वर्क फ्लो क्या होगा, ठीक है। अब ये तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के लिए बैंक मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बिजनेस फंक्शन के अगर आपको देखना है तो उसमें सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग का सिस्टम होना, ठीक है, चाहिए। फंक्शनिंग एक बनाएंगे, फिर डिपॉजिट वाला सिस्टम बनाएंगे, फिर विड्रॉ वाला, और फिर लोड मैनेजमेंट के, ठीक है। जो डेवलपर है सबसे पहले इसके बिजनेस प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है। अब ये बिजनेस मॉडलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंस इसका क्या है। तो अगर मान के बिजनेस प्रोसेस ही समझ नहीं आया तो सॉफ्टवेयर मतलब गलत बन सकता है, इसलिए बिजनेस मॉडलिंग जरूरी होता है, ठीक है। डेटा मॉडलिंग क्या होता है कि अब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि सॉफ्टवेयर में कौन सा डेटा कहाँ स्टोर होगा। एग्जाम्पल की जैसे बैंक ही सिस्टम में हम लोग कर रहे हैं तो कस्टमर का डेटा जो है उसमें क्या क्या आ सकता है, कस्टमर आईडी हो सकता है, कस्टमर का नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, अकाउंट नंबर हो सकता है, और बैलेंस हो सकता है। ये सभी डेटा ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, इसलिए ये सभी काम डेटा मॉडलिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। अब इसके जो है इंपॉर्टेंस क्यों है डेटा मॉडलिंग के, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि कस्टमर से अकाउंट अपना जैसे है, एक कस्टमर मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं, एक कस्टमर के मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं, वैसे ही इसलिए कि डेटा स्ट्रक्चर जो होता है सही नहीं हुआ तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। मान चलिए करने से क्या होगा, तो इसको हम लोग जैसे कि ईआर डायग्राम जो इंटिटी रिलेशन डायग्राम होता है वो हम लोग के एक
जैसे डिजाइनिंग कर रहे थे तो हम लोग को एक डायग्राम के रूप में बनाना पड़ा था, इसलिए इसमें भी आपको डेटा मॉडलिंग में भी एक ईआर डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है, आउटपुट के रूप में हम लोग को मिलता है। तब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं फेज 3 में क्या होता है प्रोसेस मॉडलिंग का। अब प्रोसेस मॉडलिंग क्या होता है कि अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि डेटा पर क्या प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। जैसे मान के लिए कि एग्जांपल के थ्रू अगर अमाउंट 5000 हम लोग का डालना है तो उसमें प्रोसेस क्या डिपॉजिट करेंगे या तभी तो हम लोग का बैलेंस जो है अपडेट करेगा, ठीक है। अब इसके मान चलिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है एटीएम सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कार्ड को डालते हैं, अपने इंसर्ट कार्ड करते हैं, फिर अपने पिन को एंटर करते हैं, फिर अपना यूजर वेरीफाई करता है और फिर हम लोग को विड्रॉ के रूप में पैसे मनी हम लोग को मिलता है, ठीक है। ये प्रोसेस मॉडलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है, इसलिए इसको बोलते हैं डेटा ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसफॉर्म टू अचीव द बिजनेस फंक्शन प्रोसेसिंग डिस्क्रिप्शन क्रिएटेड, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों हुआ तो ये सॉफ्टवेयर का एक्चुअल बिहेवियर डिफाइन करता है कि कैसा मतलब हम लोग का काम करेगा ये अपना सॉफ्टवेयर रेड मॉडल के अंदर जो बन रहा है। फोर्थ आपका आता है एप्लीकेशन जनरेशन। अब एप्लीकेशन जनरेशन क्या होता है, रेड इज यूजेस फॉर जीएल टूल्स, कंपोनेंट्स आर रीयूज्ड वेरेवर पॉसिबल फॉर स्पीड, ठीक है। अब 4GL टूल क्या होता है, अब एक्चुअल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है यहीं से, कौन सा तो आपका एप्लीकेशन जनरेशन से, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है 4GL टूल, यानी इसको बोलते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल में आप फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में एसक्यूएल सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद आपका विजुअल बेसिक आता है, ओरेकल आप सुने ओरेकल फॉर्म में, फिर पावर बिल्डर देखे होंगे, फिर उसके बाद लोअर कोड प्लेटफॉर्म है, ये सभी मतलब 4GL। अब 4GL जरूरी क्यों है, ठीक है, बिकॉज सिंपल कोड जैसे कि आपको ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग मिल सके, 100 लाइन का कोड हो या रैड टूल हो, जैसे ड्रैग और ड्रॉप करने में टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है, इसलिए हम लोग 4GL यूज करते हैं। तो भी लॉगिन मॉड्यूल पहले से अवेलेबल है तो उसको डायरेक्ट यूज कर सके, ठीक है। तो ये सभी है। अब इसके बेनिफिट क्या है, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि फास्टर डेवलपमेंट होता है, लेस कोडिंग किया जाता है और बहुत कम मतलब फेवर बग्स आते हैं, ठीक है। जब फेवर बग्स आते हैं अपना लगभग अपना एप्लीकेशन जब प्रिपेयर हो जाता है तब उसका टेस्टिंग और टर्न ओवर किया जाता है। अब टेस्टिंग और टर्न ओवर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को फाइनल यूजर्स को देने से पहले उसका टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। जैसे हम लोग पहले से बात करें, इसमें कॉमन टेस्टिंग कौन कौन सा होता है, यूनिट टेस्टिंग होता है सबसे पहले, सिंगल टेस्टिंग किया जाता है इसमें, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया जाता है, यानी मल्टीपल यूजर्स का टेस्टिंग किया जाता है, फिर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। फिर फोर्थ में आपका डिप्लॉयमेंट किया जाता है जिससे यूजर यूज करते हैं, और फिर लास्ट में इसका यूजर ट्रेनिंग किया जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए हम लोग शॉपिंग वेबसाइट ही लिए तो उसी को कर लेते हैं। जैसे लॉगिन हम लोग वर्किंग देखते हैं कि लॉगिन जो अपना कर रहे हैं तो उसको वर्क कर रहा है कि नहीं प्रॉपर, फिर पेमेंट को चेक करते हैं कि सक्सेसफुली हो रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड आपका जैसे शॉपिंग वाला है तो उसमें कार्ट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं, उसमें कार्ट में अपना ऐड हो रहा है कि नहीं सामान को, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट आता है टर्नओवर के बारे में। टर्नओवर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर क्लाइंट को ऑफिशियली डिलीवर कर देता है, ठीक है। मतलब आपके जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है वो आपने जो कस्टमर आपको बनवा रहा है उसको हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो वही होता है टर्नओवर। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कि ये इंश्योर सॉफ्टवेयर को एरर फ्री मतलब दे देता है, ठीक है। अब एरर फ्री देने से इसमें वही लिखा है कि न्यू कंपोनेंट्स आर टेस्टेड, यानी जो भी नया कंपोनेंट होता है उसको टेस्ट किया जाता है, ओवरऑल डिलीवर टू क्लाइंट डन क्विकली, यानी ओवरऑल क्या किया जाता है क्लाइंट को हम लोग क्या करते हैं डिलीवर कर देते हैं जो भी सॉफ्टवेयर बना होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका फेजेस। अब बात करते हैं कि व्हेन रेड मॉडल इज यूज, यानी रेड मॉडल कब हम लोग को यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट रिक्वायर्स टू डिलीवरी विद इन 2 to 3 मंथ, ठीक है, यानी 2 से 3 मंथ में आपको जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको डिलीवर किया जाता है, यानी 90 डेज के अंदर, ठीक है। तब रेड मॉडल का बेस्ट ऑप्शन होता है, तभी हम लोग रेड मॉडल यूज करते हैं अगर 90 डेज के अंदर में कोई सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाए तब, ठीक है। सफिशियंट ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर पैरेलल टीम्स। अब सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब हुआ कि जो मान के रेड मॉडल पैरेलल टीम्स अगर चाहिए तो अगर डेवलपर कम होंगे तो रेड क्या हो सकता है फेल हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं सफिशिएंट जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हम लोग को अवेलेबल चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग काम पैरेलली में चल सके। फिर नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स आर वेल नोन अप फ्रंट। अब रिक्वायरमेंट्स आर वेल नोन अप फ्रंट का मतलब हुआ कि रिक्वायरमेंट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम अगर बना रहे हैं या लाइब्रेरी सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट मोस्टली फिक्स होती है, ठीक है, कि हम लोग को क्या क्या चाहिए। जैसे तो इसलिए हम लोग का रिक्वायरमेंट जो भी है हम लोग को जानना चाहिए, जानना मतलब जो बना रहे हैं रेड मॉडल में उनको जानकारी होना चाहिए। हाई परफॉर्मेंस नॉट क्रिटिकल एंड स्पीड ग्रेटर देन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसका मतलब है कि सिंपल अगर वेबसाइट बना रहे हैं जैसे अल्ट्रा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत नहीं है तो क्या किया जाता है फास्ट फोकस किया जाता है फास्ट डिलीवरी हो जाए। लेकिन अगर बजट का इशू
हो जाए, ठीक है, तो वही नेक्स्ट में लिखा है कि बजट एलोज टू कंपोनेंट बेस्ड टूल्स, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, रेड टूल्स को एक्सपेंसिव हो जाते हैं और केस टूल और कंपोनेंट लाइब्रेरी का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, हाई हो जाता है। इसलिए हम लोग बजट को क्या करते हैं, सफिशिएंट बनाते हैं, ठीक है। जो बजट होता है वो सफिशिएंट होना चाहिए अपना। अब ये तो हो गया कब हम लोग रेड मॉडल यूज करना चाहिए। अब हम लोग कब रेड मॉडल यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, यानी व्हेन नॉट यूज टू रेड। सबसे पहले इसमें पॉइंट है लार्ज स्केल एंड टेक्निकली कॉम्प्लेक्स सिस्टम। यानी लार्ज स्केल मतलब होता है कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल के लिए बना रहे हैं, या एयरक्राफ्ट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या स्पेस सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, जो कि बनाने में बहुत ज्यादा मतलब टाइम लगता है और आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स उसका सिस्टम होता है, ठीक है। तो उसमें उस सिस्टम में हम लोग क्या करना चाहिए, रेड मॉडल को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब व्हेन बजट कंस्ट्रेंट लिमिट टीम साइज, ठीक है, यानी जब आप लोग का बजट बहुत कम हो, जैसे कि लार्ज टीम है, एक्सपेंसिव टूल भी होंगे, एक्सपर्ट भी चाहिए, ठीक है, तो बजट लो होगा तो डिफिकल्टी हो जाती है। तो इसलिए हम लोग बजट अगर कम है कांस्टेंट में मतलब, तो लिमिट साइज के लिए हम लोग रेड मॉडल को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट है व्हेन बजट कांस्टेंट लिमिट टीम साइज। मान चलिए इसको समझते हैं, बजट कांस्टेंट का मतलब हुआ कि जैसे रेड मॉडल क्या करता है, रिक्वायर्स, उसको जरूरत होती है, नीड होती है कि लार्ज टीम चाहिए, उसके लिए एक्सपेंसिव टूल चाहिए और एक्सपर्ट टीम चाहिए, ठीक है, इसलिए हम लोग रेड मॉडल यूज करते हैं। बट इसमें अगर कांस्टेंट बजट आपका कम होता है, कांस्टेंट लिमिट टीम साइज होती है, तब हम लोग रेड मॉडल यूज नहीं करते हैं, ठीक है, यानी बजट के लो केस में डिफिकल्टी हो जाती है। अब नेक्स्ट है टेक्निकल रिस्क इज हाई और न्यू टेक्नोलॉजी यूज। इसमें क्या होता है कि न्यू एआई टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, ठीक है, और न्यू हार्डवेयर प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है, रिसर्च बेस्ड सिस्टम यूज किया जाता है और रिक्वायरमेंट अनसर्टेन होती है, ठीक है, इसलिए रेड यहाँ पर सुटेबल नहीं होता है। तो इस केस में आपको रेड मॉडल क्या करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये तो रेड मॉडल कब यूज करना चाहिए कब नहीं यूज करना चाहिए ये हो गया, लेकिन इसमें कुछ एडवांटेज भी होता है, ठीक है। एडवांटेज में सबसे पहला अपना आता है कि फास्टर डेवलपमेंट होता है इसका, रेड मॉडल का, क्योंकि रैपिड मतलब ही होता है फास्टर, ठीक है, फास्ट डेवलपमेंट। फिर सेकेंड में है कि कंटिन्यूअस यूजर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, यानी इसमें जो भी यूजर्स हैं हम लोग को सभी मिले मतलब सब इन्वॉल्व हो एक साथ, तो कंटिन्यूअस एक लगातार होना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इसमें इसका एडवांटेज होगा कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स होना चाहिए, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट इसका आप लिख सकते हैं लोअर डेवलपमेंट टाइम होना चाहिए, यानी लेस टाइम, ये अपना कम टाइम लगाता है जो भी डेवलपमेंट टीम होता है, ठीक है, 60 to 90 डेज ज्यादा नहीं होता है कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाने में। और फिफ्थ आप लिख सकते हैं कि बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन बनता है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर बनता है 60 to 90 डेज में, जिससे आपका जो भी कस्टमर आपको क्लाइंट दिया हुआ है बनाने के लिए सॉफ्टवेयर, वो क्या होता है, सेटिस्फाई होता है आपके जो भी सॉफ्टवेयर बनाए हैं उससे, किसके थ्रू, तो रेड मॉडल के थ्रू। तो ये ओवरऑल इसका एडवांटेज हो गया रेड मॉडल का, ठीक है, कि डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो डिटेल में आपको डिस्कस करना है कौन सा मॉडल के बारे में, तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, और इसके टाइप्स को भी बताना है, ठीक है, अगर डिटेल्स में बोला तो टाइप्स भी आपको एक्सप्लेन करना है विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के साथ, लिखा हो चाहे नहीं। अब देखिए इसमें दो आपको डिफिनेशन, एक तो प्रॉपर शॉर्ट में आपको डिफिनेशन दे रहा हूँ ताकि आपको पॉइंट वाइज याद रहे कि एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ बिल्डिंग सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंटली एंड आइटरेटिवली। अब इन दोनों का मतलब समझते हैं, ठीक है, जो अपना इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल होता है, इसमें इंक्रीमेंटली का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर को स्मॉल स्मॉल पार्ट में यानी इंक्रीमेंट बनाना, ठीक है। अब दूसरा आपका पॉइंट आता है आइटरेटिवली, अब थोड़ा आपको वर्जन इंप्रूव होते रहता है, उसका मतलब होता है आइटरेटिवली। अब इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो सॉफ्टवेयर जो है एक ही बार में कंप्लीट नहीं बनता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले बेसिक वर्जन बनता है, फिर आपका नेक्स्ट में आपका यूजर फीडबैक मिलता है, फिर उसका इम्प्रूवमेंट की जाती है बार बार, फिर नेक्स्ट वर्जन रिलीज होती है इसका, तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इवॉल्व और डेवलप और इम्प्रूव होते रहता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला, जो कि आप शॉर्ट में इतना लिख दीजिएगा तभी आपको मार्क्स मिल जाएगा। बट और मैं आपको एक और डिफिनेशन होता है कि एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच where the software is built a step by step multiple version and each version improved using user feedback, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक टेक्निक है, यानी अप्रोच है आपको, जिसमें सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है कैसे, तो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, मतलब एक एक स्टेप करके मल्टीपल वर्जन में, ठीक है, पहले एक वर्जन रिलीज हुआ, फिर उसके बाद उसको अपडेट किया गया, फिर उसके बाद दूसरा वर्जन हुआ, ठीक है, और फिर हर एक वर्जन को क्या किया जाता है, इम्प्रूव्ड यूजिंग यूजर फीडबैक, जैसा यूजर फीडबैक देता है उसके अनुसार क्या किया जाता है, उसमें इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। यानी अगर सिंपल बोला जाए और इजी लैंग्वेज में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ये प्रोसेस कुछ इस तरह होता है जैसे कि हर नए वर्जन में बग्स को रिमूव किया जाता है,
न्यू फीचर्स को ऐड किया जाता है और यूजर के रिक्वायरमेंट्स को बेटर इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, यही आपका सेकंड आपका डिफिनेशन बोल रहा है, जो कि ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको यूज क्यों करते हैं इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल को, इतने सारे मॉडल है, इसमें क्या अलग है। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है कि रिक्वायरमेंट्स आर नॉट ऑलवेज क्लियर एट द बिगिनिंग। ठीक है, मतलब कई बार आपको कस्टमर को खुद नहीं पता होता है कि उसको एग्जैक्टली क्या सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कस्टमर बोलता है कि मुझे एक शॉपिंग एप्लीकेशन चाहिए, जैसे शॉपिंग वेबसाइट बनाना है, तो लेकिन क्वेश्चन होता है कि पेमेंट गेटवे रखना है या विश लिस्ट, जैसे हार्ट वाला सिंबल ऐसे होता है ना, विश लिस्ट इसको बोलते हैं, कि उसको अगर आपको पसंद है तो विश लिस्ट करने वाला, फिर रिटर्न सिस्टम आपको बनाना है या कूपन सिस्टम, ये सब स्टार्टिंग में क्लियर नहीं होता है कि क्या बनाना है। ठीक है, तब इसलिए हम लोग सॉफ्टवेयर को ग्रेजुअली क्या करते हैं, डेवलप किया जाता है, और तब इस मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल को यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका यूजर कैन बी सी एंड यूज अर्ली वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या बोल रहा है, कस्टमर को सॉफ्टवेयर इनिशियल वर्जन में दे दिया जाता है। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर है, इससे कस्टमर क्या करता है कि सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकता है और न्यू आइडिया दे सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे इंस्टाग्राम का अगर फर्स्ट वर्जन सिर्फ फोटो अपलोड करते थे, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि स्टोरी का भी ऑप्शन आ गया था, फिर रील्स भी डालने लगे, फिर मैसेजिंग भी होने लगा। ठीक है, एंड और भी ऐड हुए इसमें फीचर्स, और भी ऐड होंगे। ठीक है, तो ये आपका मतलब यूजर के द्वारा हम लोग का इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल को मतलब दे दिया जाता है, जिससे हम लोग इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल को यूज करते हैं, यही आपका मेन रीजन है। ठीक है, अब फीडबैक हैज टू इम्प्रूव द नेक्स्ट वर्जन। अब जैसा ही फीडबैक अपना मिलता है, उससे क्या होता है, नेक्स्ट वर्जन में हम लोग क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, यानी हर आइट्रेशन के बाद कस्टमर सजेस्ट देता है कि आपको सर्च बार ऑप्शन भी ऐड करो। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्जन में सर्च बार फंक्शनलिटी को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। ये आपका थर्ड पॉइंट है। लेकिन नेक्स्ट आपका है चेंजेस कैन बी मेड इजिली ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब देखिए, वाटरफॉल मॉडल में क्या हुआ था कि चेंजेस करना बहुत डिफिकल्टी होता था, कि अगर एक फेज में दूसरे फेज में चले जाए तो प्रीवियस फेज में नहीं आ सकते थे। ठीक है, लेकिन इवोल्यूशनरी मॉडल में क्या होता है कि रिक्वायरमेंट चेंजेस एक्सेप्ट होते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते रहते हैं। ठीक है, फीचर्स को एडिशनली क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है और इजीली हो जाती है। ठीक है, और यूजर क्या होता है, उसका मतलब जितना भी सेटिस्फेक्शन होता है वो इंक्रीज होते रहता है, कि मेरे को ये ऐड करना है, फिर उसके बाद में सोचता है कि मेरे को इसमें, मेरे सॉफ्टवेयर में ये भी ऐड हो जाए। तो इसलिए ये आपका इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल को यूज किया जाता है ज्यादा। ठीक है, अब लास्ट में इट रिड्यूस द रिस्क बिल्डिंग ऑफ द रॉन्ग सॉफ्टवेयर। यानी इसका मतलब है कि अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स गलत समझ ली जाए, ठीक है, तो आपको इसमें क्या हो रहा है कि इवोल्यूशनरी मॉडल में अर्ली वर्जन के थ्रू उसमें मिस्टेक्स जल्दी आइडेंटिफाई हो जाती है। ठीक है, लेकिन वही हम लोग जब वाटरफॉल मॉडल में, मान चलिए कोई भी अगर मिस्टेक हो जाए तो पूरा प्रोजेक्ट क्या हो जाता था, फेल हो जाता था। ठीक है, अब ये तो हो गया आपको क्यों यूज किया था, अब इसके फीचर्स भी तो होंगे कुछ इवोल्यूशनरी मॉडल के। ठीक है, यानी इसी को बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवोल्यूशनरी मॉडल, यानी इसके फीचर्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, वर्किंग सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड अर्ली एंड फ्रीक्वेंटली। ठीक है, यानी कस्टमर को सॉफ्टवेयर का यूजेबल वर्जन अर्ली में मिल जाती है, जिससे, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन है तो आइट्रेशन 1 में हम लोग लॉग इन कर दिए। ठीक है, आइट्रेशन 2 में हम लोग क्या कर दिए, मनी ट्रांसफर का ऑप्शन दे दिए, और आइट्रेशन 3 में क्या कर दिए, लोन सिस्टम दे दिए। ठीक है, तो ये सब जितना भी कस्टमर है, कस्टमर को वेट करना की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट के लिए रेडी हो जाता है। अब आपको नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, रिक्वायरमेंट्स कैन बी चेंज बिटवीन आइट्रेशन, वेलकम चेंज। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हर आइट्रेशन के बाद कस्टमर रिक्वायरमेंट चेंज कर सकता है। ठीक है, इनिशियल रिक्वायरमेंट मान चाहिए ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग है, ठीक है, बाद में वो सोच रहा है कि मेरे को चाहिए कि लाइव डिलीवरी फूड ट्रैकिंग का, जो भी फूड आ रहा है, हम लोग को भोजन आ रहा है, आप मंगा रहे हो तो वो लाइव दिखे। ठीक है, फिर चैट सपोर्ट भी उसमें ऐड कर दिया जाए, तो ये इवोल्यूशनरी मॉडल चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है तुरंत। ठीक है, और चेंज कर देता है। लेकिन थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच आइट्रेशन इज कंप्लीट इन मिनी एचडीएलसी। बहुत इंपॉर्टेंट है मिनी एचडीएलसी, जैसे एनालिसिस, डिजाइन, कोड एंड टेस्ट, ये 4 फेज होते हैं मिनी एचडीएलसी के। अब मिनी एचडीएलसी मतलब हर आइट्रेशन में कंप्लीट एचडीएलसी परफॉर्म होता है। जैसे सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, फिर डिजाइनिंग होगा, आपको वाटरफॉल मॉडल कोडिंग होगा, टेस्टिंग होगा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, डिलीवरी होगा। ठीक है, ये आपका मतलब फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में स्टार्ट हो जाती है ऐसे ही, तो इसी को हम लोग मिनी एचडीएलसी बोलते हैं। लेकिन आपका नेक्स्ट आपका है फीचर्स इसका, कि कस्टमर गिव्स फीडबैक आफ्टर ईच आइट्रेशन। यानी कस्टमर क्या करता है कि हर एक फेज के बाद आपको उसका फीडबैक दे देता है। ठीक है, जैसे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बेनिफिट्स का क्या होता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है, फेवर मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है, ठीक है, हायर सेटिस्फेक्शन मिलता है जो भी कस्टमर यूज करता है। अब नेक्स्ट
पॉइंट है कि रिस्क इज रिड्यूस्ड बिकॉज फ्रीक्वेंटली डिलीवर, ठीक है, यानी प्रॉब्लम अर्ली आइडेंटिफाई होने से क्या होता है कि रिस्क कम होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। जैसे कि अगर अर्ली वर्जन में अगर पता चल जाए कि कंप्लीटली सिस्टम फेल नहीं होगा, ठीक है, तो जिससे रिस्क का खतरा क्या होगा हम लोग का कम रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है कि सुटेबल फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब इसमें क्या हुआ कि ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल है, कॉम्प्लेक्स के लिए भी है, लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट के लिए भी है। जैसे कि ईआरपी सिस्टम हो गया, एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम हो गया, एआई एप्लीकेशन हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, ठीक है। क्योंकि रिक्वायरमेंट कंटिन्यूसली इसमें क्या होती है, चेंज होती रहती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल के द्वारा इसको बनाते हैं, ठीक है। अब इसके डायग्राम का थ्रू समझते हैं, ठीक है। ये आपका ऐसे डायग्राम आपको बनाना है इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले आता है सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। अब सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट मतलब सबसे पहले सॉफ्टवेयर का बेसिक आइडिया या कॉन्सेप्ट तय किया जाता है, ठीक है। जिससे प्रॉब्लम मान के नेक्स्ट में क्या प्रॉब्लम क्या है, सॉफ्टवेयर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डिसाइड किया जाता है किसमें, तो सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट आपको ऐप बनानी है, तो या कोई भी आपको ऐप बनाना है इस टाइप की, तो हम लोगों को सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट का जानकारी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी इसका मतलब हुआ कि कस्टमर का इनिशियल रिक्वायरमेंट को कलेक्ट की जाती है इसमें, ठीक है। जैसे कौन कौन से इसमें फीचर्स होने चाहिए, उनकी प्राइमरी मतलब नॉलेज दी जाती है कि क्या क्या होना चाहिए। जैसे लॉगिन सिस्टम आपको डालना है उस सॉफ्टवेयर में, या प्रोडक्ट सर्च करना है, ठीक है, या कार्ड को ऐड करना है, ये सभी फीचर्स को मतलब प्रिलिमिनरी में आपको ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डिजाइन आर्किटेक्चर एंड सिस्टम कोर। अब डिजाइन आर्किटेक्चर एंड सिस्टम कोर में क्या होता है कि सिस्टम को ओवरऑल आर्किटेक्चर डिजाइन की जाती है, ठीक है। जैसे डेटाबेस मॉड्यूल हो गया, इंटरफेस हो गया, या कोर स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, यानी प्रिपेयर किया जाता है। अब इसमें क्या होते हैं कि डिजाइन आर्किटेक्चर में आप फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको सीधे आपको डेवलप ए वर्जन। अब डेवलप ए वर्जन में क्या होता है आपको कि रिक्वायरमेंट के अनुसार सॉफ्टवेयर का पहला वर्किंग वर्जन यानी प्रोटोटाइप, ठीक है, को क्या क्या जाता है बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर केवल लॉगिन आपको बनाना है या प्रोडक्ट का डिस्प्ले वाला वर्जन चाहिए तो वो किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डिलीवर द वर्जन हो जाता है सबसे पहले, जैसे बन गया तो आपको क्या किया जाता है, कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका इसके बाद जैसे आपको डिलीवर फाइनल प्रोडक्ट कर दिया जाता है, तो इसके बाद आपका है कि इलाइसिट कस्टमर फीडबैक होता है, ठीक है। इलाइसिट कस्टमर का मतलब है कि जैसे कि कस्टमर का फीडबैक लिया जाता है, क्या ये अच्छा है या क्या चेंज करना है इसमें, या कौन से नए फीचर्स ऐड होना चाहिए, ये पता लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कस्टमर कहता है कि पेमेंट गेटवे भी जोड़ना है तो उसको ऐड कर दिया जाता है। तब उसके बाद इसके बाद हम लोग जाता है इनकॉर्पोरेट कस्टमर फीडबैक के पास, यानी कस्टमर को फीडबैक के अनुसार सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन किया जाता है और बग को फिक्स किया जाता है, ठीक है। और उसमें नए फीचर्स को क्या कहता है, ऐड किया जाता है। तब इसमें क्या कहता है, लास्ट में आपको क्या कहता है, डिलीवर द वर्जन, ठीक है। यानी रिपीट द ये साइकिल होते रहता है, तो इसको डिलीवर कर दिया जाता है वर्जन को, ठीक है, और फिर नए वर्जन को इंप्रूव करके डेवलप किया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस आपको क्या कहता है कि बार बार चलते रहता है, जैसे डेवलप, डिलीवर, फीडबैक और इम्प्रूव, ठीक है। और लास्ट में आपको डिलीवर फाइनल वर्जन में क्या होता है कि जब कस्टमर पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाता है तब फाइनल सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, तो उसके जिम्मे मतलब सॉफ्टवेयर को दे दिया जाता है। ऐसे करके आपको एक फ्लो चार्ट चलता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल को समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ आपके इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में कुछ एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है कस्टमर गेट्स वर्किंग सॉफ्टवेयर अर्ली, यानी यूजर इमीडिएटली क्या करता है, सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है इसमें इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज होता है। फिर एकोमोडेट्स चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स वेल, यानी इसका मतलब हुआ कि जो रिक्वायरमेंट्स चेंजेस इजिली एक्सेप्ट की जाती है, ठीक है, और अच्छे से इसमें क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका रिड्यूस रिस्क थ्रू द इंक्रीमेंटल डिलीवरी, यानी इसमें क्या किया जाता है कि मिस्टेक्स अर्ली को डिटेक्ट कर लिया जाता है और उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है, जो भी आपका मिस्टेक्स आता है, और रिस्क का खतरा बहुत कम रहता है। फिर टेस्टिंग इज इजियर पर इंक्रीमेंट, यानी इसमें क्या होता है कि छोटे मॉड्यूल को टेस्ट करना बहुत ही इजी होता है, ठीक है, और आसानी से हम लोग क्या करते हैं उसमें टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो भी होता है। तो ये तो हो गए, उसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कि बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी होता है इसका, यानी इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे मॉड्यूल को टेस्ट करना बहुत इजी होता है, ठीक है, या कंटिन्यूअस आपका फीडबैक क्वालिटी इंप्रूव करता है। उसके अलावा आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन लिख सकते हैं, जिससे यूजर आपको क्या करता है, इवॉल्व रहता है उसमें, जो भी आपका सॉफ्टवेयर बनता है, जिससे उसमें वो क्या करता है, वो सेटिस्फाई रहता है जो भी कस्टमर आता है। अब नेक्स्ट इसका कुछ कॉन्स भी होता है, यानी डिसएडवांटेज, यानी इसमें सबसे पहले आता है कि
डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट टोटल प्रोजेक्ट एंड कॉस्ट एंड टाइम। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ आइटरेशन को फिक्स नहीं होता है, जिससे इसको प्रोजेक्ट को का जो भी पैसे लगने वाले हैं, प्राइस लगने वाले हैं, कॉस्ट लगने वाले हैं, वो प्रिडिक्ट करने में डिफिकल्टी होती है। और चेंजेस के कारण क्या होता है, शेड्यूल में उसके चेंज होते रहते हैं, यानी टाइम का क्या होता है, डिले हो जाता है। ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, इसका मेन आपका कौन से इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल का। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिक्वायर्स एक्टिव कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, यानी कस्टमर फीडबैक मैंडेटरी इसमें होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कस्टमर फीडबैक अगर मैंडेटरी आता है तो इसमें क्या होगा, यूजर हम लोग क्या होता है, हमेशा इवॉल्व रहना पड़ता है। ठीक है, ये इसका मेजर आपका क्या होता है, कौन होता है। फिर सिस्टम आर्किटेक्चर में भी डिग्रेड और ओवर आइटरेशन, यानी इसमें क्या होता है कि बहुत सारे आपको चेंजेस से डिजाइन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिससे आर्किटेक्चर क्या होता है, डिग्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंक्रीज विद आइटरेशन, यानी इसमें क्या होता है, मल्टीपल आइटरेशन को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्टी होता है। ये इसके मेजर आपका डिसएडवांटेज है। अब इसके इवोल्यूशनरी मॉडल के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें ये बार बार पूछता है। इंक्रीमेंट मॉडल आपको शॉर्ट नोट्स में पूछ देगा। ठीक है, इवोल्यूशनरी मॉडल क्या है और इंक्रीमेंट मॉडल को डिफाइन करें। ठीक है, अब देखिए इंक्रीमेंट मॉडल के बारे में बात करते हैं। द इंक्रीमेंट मॉडल इज डेवलप सॉफ्टवेयर इन अ स्मॉल पार्ट्स, यानी इंक्रीमेंट्स वेयर ईच पार्ट्स एड न्यू वर्किंग फीचर्स टू द सिस्टम। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर को स्मॉल फंक्शनल पार्ट में डिवाइड करके डेवलप किया जाता है, किसके थ्रू, इंक्रीमेंट मॉडल के थ्रू। ठीक है, अब हर इंक्रीमेंट सॉफ्टवेयर में क्या होता है, न्यू फैसिलिटी को क्या करते हैं, फंक्शनलिटी जो होता है इसमें ऐड किया जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंट मॉडल को यूज करते हैं। तो अब इसका यूज करने के टेक्निक देखते हैं। देखिए, वी यूज द इंक्रीमेंट मॉडल टू डिलीवर द यूजेबल सॉफ्टवेयर अर्ली, मैनेज वर्क, ठीक है, इजिली मॉड्यूल्स एंड एड फीचर्स स्टेप बाय स्टेप, लेस रिस्क। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अब अर्ली डिलीवर मतलब होता है आपको कि कस्टमर इमीडिएटली सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है, ये हो गया। ठीक है, इसलिए यूज करते हैं इवोल्यूशनरी मॉडल को। इसमें क्या होता है, लेस रिस्क रहता है, यानी अगर एक मॉड्यूल फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम फेल नहीं होता है। ठीक है, फिर इजियर मैनेजमेंट, यानी मैनेज करना इसको क्या होता है, बहुत इजी होता है, क्योंकि स्मॉल मॉड्यूल में मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, फिर इसका इजियर आप टेस्टिंग बोल सकते हैं, यानी हर इंक्रीमेंट मॉडल इंडिपेंडेंटली टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपको इंक्रीमेंट मॉडल और यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, अब इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं इंक्रीमेंट मॉडल के। तो देखिए, द इंक्रीमेंट मॉडल हैज टू मेन टाइप्स, दो मेन टाइप्स के होते हैं। ईच ऑफर डिफरेंट अप्रोचेस, यानी सभी जो होता है डिफरेंट अप्रोच लगाता है टू हाउ सॉफ्टवेयर इज डेवलप इन पार्ट्स, यानी कैसे सॉफ्टवेयर किया जाता है पार्ट्स में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आपका आता है स्टेट डिलीवरी मॉडल, जो कि ये डायग्राम के थ्रू बहुत आसानी होता है। थोड़ा सा डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि जो आपका स्टेज डिलीवरी मॉडल है, वो सॉफ्टवेयर फीचर्स को स्टेज में रिलीज करता है, स्टेज बाय स्टेज आपको रिलीज करता है, जिससे कस्टमर हर स्टेज के बाद सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे व्हाट्सएप डेवलपमेंट किया जाए तो मैसेजिंग होगा, फिर वॉइस कॉलिंग होगा, फिर वीडियो कॉलिंग होगा, फिर उसका कम्युनिटी उसका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्टेज बाय स्टेज हो रहा है ना। स्टेज 1 आपका मैसेज हो गया था, स्टेज 2 में वॉइस कॉलिंग हो गया था, स्टेज 3 में वीडियो कॉलिंग, और स्टेज 4 में कम्युनिटी। ठीक है, तो ये आपका स्टेज चलता है। अब इसमें भी कुछ आपको डायग्राम के थ्रू समझना है। इसमें इसके डायग्राम के थ्रू जो वर्क फ्लो चलता है आपको इंक्रीमेंट मॉडल में, सबसे पहले स्टेज मॉडल, तो सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट का डिफिनेशन। पहले कस्टमर को सभी रिक्वायरमेंट्स को किया जाता है और ये तय किया जाता है कि सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर्स ऐड होंगे। ठीक है, फिर उसका नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चर डिजाइन। अब आर्किटेक्चर डिजाइन में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को ओवरऑल स्ट्रक्चर डिजाइन की जाती है। ठीक है, यानी मॉड्यूल कैसे इंटरेक्ट करेगा, डेटाबेस कैसे कनेक्ट होगा, ये डिसाइड किया जाता है। फिर थर्ड है आपका सब सिस्टम वन कंस्ट्रक्शन। अब सब सिस्टम वन कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर का पहला मॉड्यूल डेवलप किया जाता है, जैसे लॉगिन मॉड्यूल बनाना है, इससे यूजर को जल्दी डिलीवर किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका जैसे सब सिस्टम 1, सब सिस्टम 2, सब सिस्टम 3, ऐसे सब सिस्टम एन कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, यानी एन टाइम्स जाता है जब तक आपका सॉफ्टवेयर ना बन जाए। तो इसमें क्या होता है कि इसके बाद बाकी मॉड्यूल एक दूसरे को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, जैसे लॉगिन मॉड्यूल, प्रोडक्ट मॉड्यूल, कार्ट मॉड्यूल और पेमेंट मॉड्यूल, जिससे हर नया सब सिस्टम में पहले वाले जो फीचर्स होते हैं उसको ऐड होते रहता है। ठीक है, जब ये हो जाता है तब उसके बाद आपका वेरिफिकेशन टेस्ट होता है। जैसे वेरिफिकेशन टेस्ट में क्या होता है कि प्रत्येक सब सिस्टम को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, यानी चेक किया जाता है कि मॉड्यूल सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर बन रहा है वो बग फ्री हो
और जो भी एरर आ रहा है उसको ढूंढना है, ठीक है। जब ये होगा तो लास्ट आपका आता है वैलिडेशन टेस्ट। अब वैलिडेशन टेस्ट में क्या होता है कि पूरे इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर को कस्टमर रिक्वायरमेंट के अनुसार टेस्ट किया जाता है, ठीक है, कि क्या वो बढ़िया सॉफ्टवेयर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और चेक किए जाने के बाद क्या होता है, सॉफ्टवेयर यूजर को नीड के अनुसार पूरी मतलब कर दिया जाता है। अगर पूरी रहती है तो दे दिया जाता है, नहीं पूरी रहती है तो नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसी के अनुसार पूरा करना होता है, किसके, तो वैलिडेशन टेस्ट करना। तो ये आपका स्टेज आपका डिलीवरी मॉडल हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि व्हेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप, अब देखिए ये एट द सेम टाइम बाय द डिफरेंट टीम्स, इट इज कॉल्ड पैरेलल डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। इसका मतलब अगर डिफरेंट मॉड्यूल्स को डिफरेंट टीम्स क्या करेगा, साइमल्टेनियसली डेवलप करती है, ठीक है। इससे डेवलपमेंट टाइम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। रिड्यूस होता है, जैसे कि मान चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग जो बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले टीम 1 क्या करता है कि रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल बना दो, फिर उसका फंक्शन क्या होगा कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके अंदर क्या होगा, स्टूडेंट प्रोफाइल होगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका टीम 1। फिर टीम 2 क्या करेगा कि अटेंडेंस मॉड्यूल बना दो, तो उसमें फंक्शन क्या होगा, अटेंडेंस एंट्री होगा, फिर रिपोर्ट देंगे, ठीक है। फिर थर्ड टीम क्या करेगा कि मार्क मॉड्यूल बनाएगा, मार्क्स मतलब जो भी मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, इंटरनल मार्क्स होगा और रिजल्ट जनरेशन होगा, ठीक है। फिर आपका फोर्थ आपका जो मॉड्यूल बन रहा है उसमें क्या होगा, फी मॉड्यूल। फी मॉड्यूल में क्या होगा कि आपको फी कलेक्शन होगा, फिर उसका रिसिप्ट जनरेशन होगा, ठीक है। तो अब मान चलिए ये पैरेलल मॉड्यूल यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का हम लोग बात कर लिए, जिसमें रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, अटेंडेंस मॉड्यूल, मार्क्स मॉड्यूल और फी मॉड्यूल के बारे में बात कर दिया, ठीक है। ऑल टीम्स आर साइमल्टेनियसली सो द सॉफ्टवेयर कंप्लीटेड फास्टर। ये जो होता है साइमल्टेनियसली टीम वर्क करता है, जैसे सॉफ्टवेयर क्या होता है, फास्टली वर्क करता है, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों है पैरेलल मॉडल की, तो सपोज कीजिए कि एवरी मॉड्यूल में 3 मंथ आपका ले रहा है, ठीक है। तो सिक्वेंसली डेवलप में आपका क्या होगा, 3 मंथ एक का, फिर 3 मंथ दूसरे का, 3 मंथ तीसरे का, फिर 3 मंथ चौथे का, यानी टोटल अपना कितना होगा, 12 मंथ हो गया, ठीक है। यानी 12 महीने में आपको सबको मतलब डिलीवर करना है। लेकिन पैरेलली में हम लोग क्या करते हैं, 3 मंथ में उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। और स्पीड क्या होता है हम लोग का, इंक्रीज हो जाता है। इसका एडवांटेज क्या होता है पैरेलल डेवलपमेंट का, कि फास्टर कंप्लीटेशन होगा, बेटर रिसोर्सेस होगा, सुटेबल लार्ज प्रोजेक्ट होगा, और टीम क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली वर्क करते रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कुछ आपका ये डायग्राम को बनाना ही है, रिक्वायरमेंट डिफिनेशन वाला। इसका मतलब वही हुआ कि आपको सबसे पहले कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर कौन कौन से मॉड्यूल ऐड होंगे उसको ऐड किया जाता है। फिर इसका नेक्स्ट है आर्किटेक्चर डिजाइन। आर्किटेक्चर डिजाइन में क्या होता है कि पहली जो आपने जो पूरे सॉफ्टवेयर की आर्किटेक्चर को डिजाइन किया जाता है, और मॉड्यूल के बीच में इंटरेक्शन और डेटाबेस स्ट्रक्चर को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें भी जैसे उसमें सब सिस्टम थे, उसमें टीम 1 आपका सब सिस्टम कंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, इसी तरह टीम 2, टीम 3, ठीक है, सब सिस्टम 2, सब सिस्टम 3, ऐसे करके टीम एन टाइम सब सिस्टम कंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। अब इसको टीम 1 सब सिस्टम कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं कि पहला मॉड्यूल डेवलप करेगी, एग्जांपल जैसे स्टूडेंट मॉड्यूल, और दूसरी टीम क्या करेगा, सब सिस्टम 2 कंस्ट्रक्शन करेगी, यानी दूसरी टीम मॉड्यूल को डेवलप करेगी, जैसे अटेंडेंस मॉड्यूल, ठीक है। और इसी तरह करके आपको अगर टीम एन अगर हो रही है, मतलब जितने लास्ट आपकी टीम है वो क्या करिए, बाकी टीम्स को अपनी मॉड्यूल एक एक मतलब एक साथ आपका काम करती है, ठीक है। यानी सभी को आपको एक मॉड्यूल दे दिया जाता है। अब इसमें जैसे कि आपको पहला टीम आपको ले सकती है स्टूडेंट मॉड्यूल, आप दे सकते हैं एग्जांपल के थ्रू। फिर दूसरा टीम क्या, अटेंडेंस मॉड्यूल दे सकते हैं। फिर टीम 3 क्या दे सकते हैं, मार्क्स मॉड्यूल दे सकते हैं। ये आपका मतलब पैरेलल सिस्टम का मतलब यही होता है कि सभी टीम पैरेलली काम करती है। अब लास्ट आपका सेकेंड लास्ट आपका बोलता है वेरिफिकेशन टेस्ट। वेरिफिकेशन टेस्ट में क्या होता है कि सभी मॉड्यूल इंटीग्रेट करके टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद वैलिडेशन टेस्ट। अब वैलिडेशन टेस्ट में क्या होता है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट के अनुसार सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है और यूजर को एक्सेप्टेंस चेक की जाती है कि क्या ये उसका एक्सेप्टेंस है, ठीक है। ये आपका ओवरऑल आपका जो फ्लो डायग्राम है वो आपको डेवलप किया जाता है। इससे मतलब मेन आइडिया क्या होता है कि डिवाइड जो सॉफ्टवेयर होता है स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल में होता है और पैरेलली आपका काम करते रहता है, ठीक है। जिससे काम क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। तो ये ओवरऑल आपका इवोल्यूशनरी मॉडल हो गया। एक्सप्लेन द स्पाइरल मॉडल इन डिटेल्स एंड अंडर व्हाट अनसर्टेनिटी या सर्कमस्टेंस इज इट बेनिफिशियल, ठीक है। यानी स्पाइरल मॉडल को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है और आपको बताना है कि इसकी बेनिफिशियल में क्या मतलब इसकी परिस्थितियां या कठिनाइयों के बारे में आपको बताना है बेसिकली, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये थोड़ा सा आंसर आपको डिबली में देना है, तो इसको भी आप दे सकते हैं, 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। तो देखिए
इसमें बोलता है कि द स्पाइरल मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय बैरी बोयम इन 1988. It combines the iterative nature and prototyping with the systematic aspect of waterfall and the key features of risk analysis at every cycle or loop. ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए, स्पाइरल मॉडल जो है उसको मतलब प्रपोज मतलब इन्वेंशन किए थे कौन सा, बैरी बोयम साहब ने 1988 में, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया कराया था। उस समय इसका डेवलपर को ऐसा मॉडल की जरूरत थी, ठीक है, जिसमें अपना रिक्वायरमेंट चेंजेस को हैंडल कर सके, लार्ज प्रोजेक्ट को मैनेज कर सके, ठीक है, और सबसे इंपोर्टेंट रिस्क को कंट्रोल कर सके, ठीक है। इसलिए बैरी बोयम साहब ने स्पाइरल मॉडल को डेवलप किया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका इसमें है कि इट कंबाइंस जो आइटरेटिव नेचर एंड प्रोटोटाइपिंग एंड वाटरफॉल। इसका मतलब है कि दो मतलब फीचर्स को कंबाइन करता है, सबसे पहले तो वाटरफॉल को और दूसरा है प्रोटोटाइप को, ठीक है। तो इससे क्या लिया गया है, तो समझिए कि सपोज कस्टमर बोलता है कि मुझे शॉपिंग वेबसाइट चाहिए, तो डेवलपर को डायरेक्टली फाइनल वेबसाइट नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक वर्जन बनेंगे, ठीक है, फिर कस्टमर फीडबैक देगा, फिर इंप्रूवमेंट होगी और फिर नेक्स्ट वर्जन देगा, ठीक है। ये आपका प्रोटोटाइपिंग वाली फ्लेक्सिबिलिटी है। तो यानी अगर आपको बोला जाए कि स्पाइरल मतलब मॉडल जो है वो कितने फीचर से मिला है, तो आप बोल सकते हो वाटरफॉल प्लस प्रोटोटाइपिंग और प्लस रिस्क एनालिसिस, ठीक है। यानी तीन चीजों के मिलने से हम लोग क्या आता है, स्पाइरल मॉडल बनता है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर के अप्रोच होता है, ठीक है। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं द स्पाइरल मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एसडीएलसी मॉडल। यानी ये क्या होता है कि एसडीएलसी मॉडल का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल होता है, जो कंबाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अप्रोच ऑफ द वाटरफॉल विद द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आइटरेटिव मॉडल, ठीक है। जो क्या करता है कि ये कंबाइनिंग करता है, प्रॉपर प्लानिंग करता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है और फेजेस को डिफाइन करता है, ठीक है। जिससे इसमें क्या होता है कि दो चीज को कंबाइन करता है, सबसे पहले तो वाटरफॉल मॉडल को, ठीक है, और उसके फ्लेक्सिबिलिटी को और आइटरेटिव मॉडल को, ठीक है। तो ये जनरली कहाँ पे यूज किया जाता है, स्पाइरल मॉडल का यूज होता है तो कब यूज होता है, जब लार्ज प्रोजेक्ट होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, गवर्नमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जैसे एआई सिस्टम हो गया या स्पेस प्रोजेक्ट हो गए, ठीक है, या मिलिट्री सॉफ्टवेयर हो गया। यहाँ सब मतलब परिस्थितियों को समझ के ज्यादातर स्पाइरल मॉडल को यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर पूछे स्पाइरल मॉडल किसका, आपको मेनली यही लिखना है कि स्पाइरल मॉडल को इन्वेंशन किए थे बैरी बोयम इन 1988, ठीक है। ये रिस्क एनालिसिस होता है, इसमें आपको तीन मॉडल कंबाइनिंग से बनता है। सबसे पहला होता है वाटरफॉल मॉडल, फिर दूसरा प्रोटोटाइप मॉडल, रिस्क एनालिसिस मॉडल, ठीक है। और इसका मेन काम होता है कि ये कब यूज किया था, जब मतलब लार्ज प्रोजेक्ट होता है उसमें यूज किया जाता है, या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है उसमें यूज किया जाता है। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इसका मेन डिफिनेशन क्या होता है, अब देखिए इसमें बोलता है कि द स्पाइरल मॉडल इज रिस्क ड्रिवन एंड आइटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, मॉडल डेवलपमेंट progress in the spiral shape consisting of multiple loops where each loops represent a complete development cycle. The number of loops depends on the project size, complexity and risk each loop included, ठीक है। यानी अब देखिए इसको समझते हैं हम लोग कि देखिए रिस्क ड्रिवन मीन्स होता है कि डेवलपमेंट का मेन फोकस होता है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करना, ठीक है। और आइटरेटिव मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर एक ही बार में नहीं बनता, जैसे कि उसको बार बार इंप्रूव किया जाता है, इसलिए आइटरेटिव किया जाता है, ठीक है। इसमें हाँ, अब इसमें जो स्पाइरल मॉडल है इसमें चार आपको मॉडल को फॉलो किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला आपका होता है प्लानिंग होता है, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा होता है रिस्क एनालिसिस और तीसरा डेवलपमेंट और चौथा इवैल्यूएशन, ठीक है। डायग्राम के थ्रू आपको देखना होगा तो आपको फेजेस के बारे में कि इसमें क्या किया जाता है कि फोकस ऑन मैनेजिंग रिस्क through the multiple iteration of the software development process. Each phases of the spiral model is divided into 4 quadrant, यानी 4 quadrant में आपको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला आपका होता है ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। के गोल्स जो होते हैं और रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको पॉसिबल सॉल्यूशन में आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। और इसके बजट को देखा जाता है, टाइम को आपको मतलब देखा जाता है और टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज होंगे इसको, ठीक है। ये आपका कॉन्स्टेंट आइडेंटिफाई करने का काम आता है, या प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है, या कस्टमर के रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करता है और डिफरेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि सिस्टम क्या करेगा, कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, किस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और कौन सा अप्रोच आपको बेहतर होंगे, ठीक है। ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव इसका यही होता है। अब दूसरा होता है कि आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क, ठीक है। यानी ये स्पाइरल मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है जिसमें प्रोजेक्ट के रिस्क को आइडेंटिफाई करके उनको रिमूव या मिनिमाइज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि टाइप्स ऑफ रिस्क में आपको
टेक्निकल रिस्क हो गया जिसमें टेक्नोलॉजी का अगर फेल हो सकता है या सिस्टम स्केलेबल नहीं होता है, ठीक है, या कॉस्ट रिस्क यानी अगर बजट आपका बढ़ गया तो क्या हो सकता है, फिर शेड्यूलिंग आपको अगर मान लिया टाइम जरूरत से ज्यादा लग गया तो उसमें प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, इसका रिस्क, ठीक है, और रिक्वायरमेंट रिस्क यानी कस्टमर रिक्वायरमेंट को चेंज हो सकता है, इसका भी रिस्क रहता है। अब देखिए थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें क्या होता है डेवलप करने का मतलब कि जो भी सॉफ्टवेयर होता है नेक्स्ट वर्जन के लिए क्या किया जाता है डेवलप किया जाता है, ठीक है, जैसे कि स्टेप 1 में अगर डिजाइन किया जाता है, स्टेप 2 में कोडिंग किया जाता है, स्टेप 3 में टेस्टिंग किया जाता है और स्टेप 4 में क्या कहता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू में आपको आइट्रेशन वाइज अगर डेवलपमेंट हो तो सबसे पहले फर्स्ट लूप में बेसिक वेबसाइट बनाया जाएगा, फिर सेकेंड लूप में लॉगिन प्लस उसके रजिस्ट्रेशन बनाए जाएंगे, फिर थर्ड लूप में क्या होगा प्रोडक्ट सर्च और कार्ट उसमें ऐड किया जाता है, फिर फोर्थ में आपका क्या होगा पेमेंट गेटवे बनाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आउटपुट के रूप में एक वर्किंग सॉफ्टवेयर वर्जन प्रोटोटाइप उसका तैयार हो जाएगा। लेकिन फोर्थ में आपको क्या है रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज। अब इसका पर्पस होता है कि जो कस्टमर इवेल्युएशन फेज चाहता है उसमें डेवलप वर्जन को कस्टमर को दिखाकर फीडबैक लेना होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें एक्टिविटी हो सकती है कि आपको कस्टमर इवेल्युएशन हो सकता है, आइडेंटिफाई चेंजेस हो सकते हैं, प्लानिंग फॉर नेक्स्ट आइट्रेशन हो सकता है, ठीक है, कि नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या प्लान कर सकते हैं, या डिसाइड वे वेदर प्रोजेक्ट शुड कंटिन्यू यानी डिसाइड किया जाता है उधर मतलब जो भी प्रोजेक्ट है अपना कहाँ से कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। इसमें मेजरली कस्टमर सेटिस्फाई रहता है, ठीक है, न्यू फीचर्स इसमें ऐड करने होते हैं और एनी मॉडिफिकेशन इसमें पॉसिबल होते हैं, ठीक है। अब सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल आपको देना है तो आपको ई कॉमर्स आजकल वेबसाइट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना है, ठीक है। यानी स्पाइरल मॉडल में अगर आपको थोड़ा सा बढ़ाना है आंसर को तो ई कॉमर्स में क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्लस रिस्क एनालिसिस प्लस बेसिक प्रोटोटाइप लूप 1 में आप बना दीजिएगा, ठीक है, ई कॉमर्स का जब भी आप वेबसाइट स्पाइरल मॉडल तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए। फिर लूप 2 में आपको लॉगिन मॉड्यूल आप बना दीजिएगा, ठीक है, उसके साथ में आपको रिस्क प्लस में कस्टमर रिव्यू सब में आपको रिस्क करना है, ठीक है। लूप 3 में प्रोडक्ट मॉड्यूल बनाएगा तो उसमें भी रिस्क होगा और रिव्यू होगा, ठीक है, और लूप 4 में पेमेंट मॉड्यूल बनाएगा तो उसमें भी रिस्क होगा और फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट मतलब इतने आपके पॉइंट हो गया और एग्जांपल के रूप में आपका ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका एडवांटेज में आपको, ठीक है, बोलता है कि हाई रिस्क प्रोजेक्ट हैंडल वेल। इसका मतलब सबसे बड़ा एडवांटेज इसका आता है कि हर साइकिल में रिस्क को आइडेंटिफाई करते रहते हैं हम लोग और प्रोजेक्ट फेलियर होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। अब रिस्क टू एनालाइज एवरी फेजेस। अब रिस्क टू एनालाइज एवरी फेजेस मतलब हुआ कि हर फेज में रिस्क को आइडेंटिफाई करना, रिस्क को सॉल्यूशन करना है, सोल्व करना, रिजोल्व करना। इसी वजह से स्पाइरल क्या होता है क्रिटिकली सिस्टम में यूज होता है, ठीक है। अब कस्टमर फीडबैक एट एवरी लूप यानी इसमें क्या होता है कि कस्टमर कंटिन्यूसली इवॉल्व रहता है, ठीक है, यानी गलत रिक्वायरमेंट जल्दी पकड़ी जाती है इसमें। अब वर्क फॉर लार्ज स्केल सिस्टम यानी इसमें क्या होता है कि लार्ज सिस्टम में जैसे कि बैंकिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, डिफेंस हो गया, एआई स्पेस हो गया, इसके लिए ये बेस्ट है आपका स्पाइरल मॉडल, ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले क्या होता है कि एक्सपेंसिव होता है एंड नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट यानी स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए क्या होता है सुटेबल नहीं होता है। अब दूसरा है नीड्स एक्सपर्टीज इन रिस्क असेसमेंट यानी इसका मतलब हुआ कि जो अगर मान से रिस्क गलत आइडेंटिफाई हुआ तो प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है और एक्सपीरियंस मैनेजर जो हो रिक्वायर्ड होते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड हार्ड टू मैनेज यानी इसका मतलब बहुत सारे आपके जो भी लूप्स हैं उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्टी होता है और ट्रैकिंग भी डिफिकल्टी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें टू मच डॉक्यूमेंटेशन एट ईच स्टेज। अब इसका देखिए हर साइकिल में मतलब हर साइकिल के बाद क्या होता है कि रिपोर्ट्स प्लस रिस्क डॉक्यूमेंट फिर टेस्टिंग करना फिर उसका कस्टमर फीडबैक रिपोर्ट लेना ये बनानी पड़ती है इसमें, ठीक है, जिससे डॉक्यूमेंटेशन पे क्या करता है वर्कलोड बढ़ जाता है। तो ये भी आपका मेजर आपका डिसएडवांटेज होता है। अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल में बात करें कि स्पाइरल मॉडल कहाँ क्या यूज किया जाता है जैसे नासा का प्रोजेक्ट हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, मिलिट्री सॉफ्टवेयर हो गया, हॉस्पिटल सिस्टम हो गया और एआई एप्लीकेशन हो गया, ये सभी हाई रिस्क वाले सिस्टम होते हैं तो इसमें हम लोग स्पाइरल मॉडल को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका अप्रोच हो गया कि इसके स्पाइरल मॉडल होते क्या है। देखिए क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन द कंपोनेंट असेंबली मॉडल या रेशनल यूनिफाइड मॉडल जिसको रफ मॉडल बोलते हैं या एजाइल प्रोसेस मॉडल, ठीक है। इंडिविजुअली तीनों दे सकता है या एक साथ भी दे सकता है। तो देखिए
अगर एक साथ दे रहा है तो आपको छोटे-छोटे लिखने हैं आंसर, और अलग-अलग दे रहा है 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। तो मैं 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रहा हूँ। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट असेंबली मॉडल को हम लोग रीयूज मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि इसको रीयूज किया जाता है, ठीक है, बार-बार। अब इसमें बोलता है इन द कंपोनेंट असेंबली मॉडल सॉफ्टवेयर इज बिल्ड असेंबली रेडीमेड कंपोनेंट्स इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। यानी नॉर्मली जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रोग्रामर को खुद सब चीज बनानी होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में लॉगिन पेज हो गया, फिर उसके बाद आपको डेटाबेस कनेक्शन, पेमेंट, ईमेल सिस्टम, ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ये सभी चीजें। लेकिन कंपोनेंट असेंबली मॉडल इन सभी चीजों को क्या करता है, खुद नहीं बनाता है, ठीक है। पहले से बने हुए मॉड्यूल जो या कंपोनेंट होते हैं उसको लेकर उनमें क्या करता है, जोड़ देता है। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीयूज मॉडल बोलते हैं, ठीक है। यही रीजन है कि जो भी पहले से बना बनाया अगर मॉड्यूल है उसको लेकर और जोड़ देता है, ऐड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट है, फोकस इज मोर असेंबलिंग देन बिल्डिंग। यानी डेवलपर का काम कंपोनेंट्स को बनाना नहीं बल्कि सिलेक्ट, मॉडिफाई और इंटीग्रेट करना होता है। जैसे घर बनाते हैं हम लोग तो ईंट खुद नहीं बनाते, ठीक है, मार्केट से रेडी ब्रिक हम लोग लाते हैं और असेंबल कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। वैसे ही सॉफ्टवेयर भी यही होता है, ऐसे ही करता है कि बना बनाया जो मॉड्यूल होता है उसको लाता है और बना देता है, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, बहुत ये भी कंपोनेंट्स इसको बताना होता है। तो देखिए प्री बिल्ड एंड प्री टेस्टेड पार्ट सच एज लॉगिन लाइब्रेरी, पेमेंट गेटवे, डेटाबेस मॉड्यूल और यूआई टेम्पलेट्स। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं प्री गेटवे में। तो देखिए जो कंपोनेंट्स मतलब होता है कि रेडीमेड जो रियूजेबल पार्ट होता है, ये सबसे पहले जो होता है डेवलप और टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है लॉगिन लाइब्रेरी, ठीक है। इसमें होता है कि जो भी अपना ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल है, जैसे फीचर्स में आप देख सकते हैं यूजर का पासवर्ड चेक करना, जो लॉगिन करते हैं तब लोग यूजर का पासवर्ड चेक करता है, फिर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन देते हैं, फिर ओटीपी वेरिफिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका मतलब लॉगिन लाइब्रेरी के अंडर में आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पेमेंट गेटवे। अब पेमेंट गेटवे में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन आपने देखे होंगे ऑनलाइन पेमेंट करते समय, ठीक है। प्रोसेस में आपको दिखाता है कि रजर पे, पेबल, ठीक है, फिर उसका स्ट्रिप। यदि आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो पेमेंट सिस्टम खुद बनाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। रेडी आप एपीआई इंटीग्रेट करके उसके बाद बना सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका पार्ट है डेटाबेस मॉड्यूल। तो डेटाबेस मॉड्यूल में क्या होता है कि इसमें डेटा कनेक्टिविटी कंपोनेंट ऐड किया जाता है, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी अवेलेबल लाइब्रेरी होते हैं, जैसे जेडीबीसी एक लाइब्रेरी है, हाइबरनेट होता है, मोंगूज होता है, ठीक है। इनकी मदद से डेटाबेस ऑपरेशन को आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका कंपोनेंट को यूज किया जाता है। फिर इसका यूआई टेम्पलेट मतलब यूजर इंटरफेस टेम्पलेट, ठीक है। इसमें रेडी फ्रंट एंड डिजाइन किया जाता है, जैसे बूटस्ट्रैप टेम्पलेट हो गया, एग्जाम्पल के लिए एडमिन डैशबोर्ड टेम्पलेट हो गया, रिएक्ट कंपोनेंट हो गया, ठीक है। इससे यूआई डेवलपमेंट टाइम काफी कम होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके कंपोनेंट्स के बारे में। अब देखिए कैसे ये वर्किंग करता है, इसका प्रोसेस फ्लो डायग्राम कैसे होता है, ठीक है। अब सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स। अब आइडेंटिफाई कंपोनेंट मतलब सबसे पहला रिक्वायरमेंट समझी जाती है कि ऐसे क्वेश्चन आस्क किया जाता है कि क्या कोई रेडी कंपोनेंट अवेलेबल आपके पास है। अगर जैसे एग्जांपल के लिए अगर लॉगिन सिस्टम आपको नीड है, जरूरत है, तो सर्च में फायरबेस ऑथेंटिकेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है, लॉगिन सिस्टम का और आपकी मिल जाएगी, ठीक है, कंपोनेंट अगर अवेलेबल होंगे, तब उसका नेक्स्ट आपको यूज करके इवेल्युएट कंपोनेंट्स किया जाएगा, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, अब चेक करेंगे हम लोग कोस्ट के बारे में, कॉम्पेटिबिलिटी के बारे में, सिक्योरिटी कैसी है, ठीक है, परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, और लाइसेंस वाले हैं कि नहीं, ठीक है। जब इतना इवेल्युएट हम लोग कंपोनेंट्स कर लेते हैं, तब अपना आता है थर्ड पॉइंट जो है कस्टमाइजेशन या कस्टमाइज मॉडिफाई, ठीक है। यदि ये कंपोनेंट्स एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता तो क्या उसे मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। जैसे पेमेंट पेज को डिजाइन बदलना पड़ता है हम लोग को, तो कस्टमाइज ही इसको बोलते हैं, ठीक है। या आपको लॉगिन पेज का डिजाइन बदलना तो उसको भी कस्टमाइज करना पड़ेगा। अब जब कस्टमाइज आपका हो जाता है प्रोडक्ट, तब उसके बाद आपका इंटीग्रेट कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट में सभी कंपोनेंट को जोड़ के कंप्लीट सिस्टम बनाना पड़ता है, यानी इंटीग्रेट मल्टीपल यूजर्स के लिए किया जाता है। जैसे लॉगिन हो गया, पेमेंट हो गया, डेटाबेस हो गया और यूआई हो गया, सभी को मिला के हम लोग का एक कंप्लीट क्या होता है, वेबसाइट बनता है। जब वेबसाइट बन गया, इंटीग्रेट हम लोग कंपोनेंट कर लेते हैं, तब हम लोग सिस्टम को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। वही टेस्ट में क्या होता है, आपका यूनिट टेस्ट हो गया, इंटीग्रेटेड टेस्ट हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कंपोनेंट करेक्टली कम्युनिकेट करता है आपस में, ठीक है। एनी बॉक्स, सिक्योरिटी इशू, ये सभी आपको देखे जाते हैं टेस्टिंग में।
अब टेस्टिंग हो गया तो सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देना है, यही मैं बोल रहा हूँ कि ई कॉमर्स वेबसाइट जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है। ई कॉमर्स वेबसाइट में आपको क्या होता है कि यदि मान लीजिए जैसे अमेजोन की वेबसाइट हो गई ई कॉमर्स में, आप मतलब इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट की लॉजिक क्या है, ठीक है। बाकी में आपको क्या देखना होता है कि पेमेंट गेटवे कैसे हैं ई कॉमर्स में, अमेजोन में टेम्पलेट्स कैसा है, ईमेल सर्विस कैसे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रेडी मॉड्यूल यूज करे जाते हैं जितने भी है। अब ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के पीछे इसके एडवांटेज भी तो होते हैं, जो भी हम लोग यूज करें असेंबली मॉडल, कंपोनेंट मॉडल, उसमें एडवांटेज सबसे मस्ट इंपोर्टेंट होता है सेव द टाइम्स। यानी रेडी अगर बना बनाए मॉड्यूल है तो उसको हम लोग ला के बस जोड़ देना है तो अपना टाइम का सेविंग होगा। रिड्यूस कॉस्ट, यानी अगर बना बनाए मॉड्यूल है तो हम लोग कॉस्ट भी क्या होगा, रिड्यूस कम लगेगा। रिलायबल ऑलरेडी टेस्टेड कंपोनेंट, यानी इसमें क्या हुआ कि जो भी कंपोनेंट है पहले से टेस्टिंग पास कर चुके होते हैं तो बग्स कम होंगे, रिलायबल होंगे, ठीक है। और फास्टर डेवलपमेंट, यानी फास्टर डेवलपमेंट मतलब हुआ कि प्रोजेक्ट जल्दी से कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ये आपके एडवांटेज हो गए किसके, तो अपना जो कंपोनेंट असेंबली मॉडल है उसके। अब इसका कुछ कॉन्स भी होगा, यानी डिसएडवांटेज भी होगा, नुकसान भी होगा। तो इसमें सबसे पहले आता है पॉसिबल कंपैटिबिलिटी इशू, यानी इसका मतलब डिफरेंट कंपनीज के कंपोनेंट कभी कभी एक दूसरे के साथ वर्क नहीं करते, ठीक है। यानी सेम आपको मॉडल आपको मैच करना पड़ता है तो इसलिए कंपैटिबिलिटी इशू आते हैं, ठीक है। अब दूसरा है लिमिटेड कस्टमाइजेशन, यानी रेडी कंपोनेंट में हर फीचर्स को ऐड नहीं कर सकते तो लिमिटेड आपको कंज्यूमिंग आपको लगेगा, इसलिए कंपोनेंट ऑफ असेंबली मॉडल, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है, बहुत ही बोलते हैं ये शॉर्ट नोट्स में आपको बार बार पूछता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखिए रॉप मॉडल जो इज एन आइटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। ये आइटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल होता है in which software developed in a small increments the development process is divided into 4 phases, यानी ये 4 फेजेस में आपको इसको किया जाता है। इसी के अनुसार क्या कहता है, ये वर्क करता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, सिंपल में अगर समझे तो सॉफ्टवेयर एक बार में आपको पूरा नहीं होता, यानी आइटरेशन में आपको कंप्लीट करना पड़ता है और बार बार क्या करना पड़ता है, इंप्रूव करना पड़ता है, ठीक है। जब इंप्रूव करना पड़ता है तो इसका मतलब इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो इंक्रीमेंट में सबसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिलीवर होता है। जैसे वर्जन 1 में अपना लॉगिन पेज बनाओ, वर्जन 2 में अपना पेमेंट बनाओ और वर्जन 3 में अपना रिपोर्ट्स बनाओ, ठीक है। अब रफ मॉडल ही क्यों यूज करते हैं, ठीक है, वाई। तो सबसे पहले लार्ज प्रोजेक्ट प्रॉब्लम जैसे कि जब भी होता है, जैसे हाई रिस्क, रिक्वायरमेंट चेंजेस, कॉस्ट ओवर रन, ठीक है, इन समस्याओं को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रफ अपना बनाया गया है, ठीक है। इसके मेनली आपको सबसे पहला फेजेस जैसे वर्क करता है, इसमें आता है इंसेप्शन। इंसेप्शन में क्या इसका पर्पस होता है कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, यानी इसमें डिफाइन स्कोप, फिजिबिलिटी और रिस्क, ये तीनों होते हैं। अब जब ये हो गया तो इसमें दूसरा आता है, इसमें पर्पस के अलावा एक्टिविटीज में रिक्वायरमेंट को कलेक्शन करना। रिक्वायरमेंट मतलब कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है, इंसेप्शन के अंदर। फिर स्कोप का डिफिनीशन करना, यानी प्रोजेक्ट में क्या होगा, स्कोप क्या होंगे, ठीक है, क्या नहीं होगा, ये सभी। फिर थर्ड में आता है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मीन्स होता है कि प्रोजेक्ट पॉसिबल है या नहीं है, प्रोजेक्ट बन सकता है कि नहीं, ठीक है। फिर लास्ट में आपका कॉस्ट, आपका एस्टिमेशन देखा जाता है, ठीक है। और आपको रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्या पॉसिबल रिस्क है, लैक ऑफ डेवलपर होंगे या सिक्योरिटी इशू आएंगे या बजट इशू होंगे, ठीक है। तब तो अपना प्रोजेक्ट को आगे आगे अपना इलेबोरेशन के लिए भेजा जाता है। इलेबोरेशन में क्या होता है कि आर्किटेक्चर एंड प्लान को आइटरेशन किया जाता है, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है कि इलेबोरेशन का, कि जो भी प्लानिंग या आर्किटेक्चर किया जाता है तो रिक्वायरमेंट के अनुसार डीपली स्टडी किया जाता है इसको, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले रिस्क एनालिसिस करना पड़ता है, कि उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फिर जब आइडेंटिफाई हो जाता है तब उसके बाद आर्किटेक्चर अपना डिजाइन किया जाता है, यानी सिस्टम के स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है। जब ये तैयार हो जाता है, जैसे कि फ्रंट एंड बन गया, बैक एंड बन गया और डेटाबेस बन गया, मतलब एग्जांपल के थ्रू में हम, तब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग को क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं, यानी शेड्यूल अपडेट किया जाता है। अब अपडेट करने से क्या फायदा होता है कि आउटपुट के रूप में हम लोग को स्ट्रॉन्ग एक आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर का मिल जाता है, ठीक है। जब मिल जाता है तो आप कंस्ट्रक्शन से समझ सकते हैं इसको, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाने वाला काम, यानी बिल्ड एंड इंटीग्रेट ऑल फीचर्स, यानी एक्चुअल डेवलपमेंट अब स्टार्ट हो गया, कोडिंग अपना स्टार्ट होगा कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। मॉड्यूल को डेवलपमेंट किया जाएगा, यानी एवरी फीचर्स को डेवलप किया जाता है। फिर टेस्ट किया जाता है, यानी मॉड्यूल टेस्टेड होगा, ठीक है। जब टेस्ट हो जाएगा तब उसके बाद जब सब कोडिंग वोडिंग फीचर्स ऐड कर दिया जाएगा, तब उसके बाद आपका लास्ट आता है ट्रांजिशन फेज, ठीक है। रफ मॉडल में ट्रांजिशन फेज में डिप्लॉय टू यूजर्स, यूजर को क्या किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। यूजर के मतलब दे दिया जाता है जो भी सॉफ्टवेयर बना है,
जब डिप्लॉय कर दिया जाता है तो इसका क्या होता है कि यूजर को सॉफ्टवेयर यूज करना सिखाया जाता है, ठीक है। फिर बग फिक्सिंग करना, आपको मतलब बग को जितना है फिक्सिंग करना होता है, यानी रिमेनिंग एरर है उसको रिमूव किया जाता है, और मेंटेनेंस के लिए फ्यूचर सपोर्ट दिया जाता है कि फ्यूचर में क्या किया जाए, सपोर्ट किया जाए, ठीक है। जिससे इससे क्या होगा कि फाइनल अपना प्रोडक्ट बन के क्या होता है, अपना प्ले स्टोर पे या किसी और पर अपना ब्राउजर पे आपका डिप्लॉय हो जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ रेशनल यूनिफाइड मॉडल के आपके स्टेप्स होते हैं, ठीक है। यही आपके स्टेप्स जो हम लोग फॉलो किए, सबसे पहले इंसेप्शन फेज, प्रोजेक्ट को इनिशियल करना और स्कोप को डिफाइन करना, रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना और कोस्ट फिजिबिलिटी को चेक करना, ठीक है। ये हम लोग बात किए, और आउटपुट में हम लोग क्या, प्रोजेक्ट आइडिया बिकम्स क्लियर हो जाएगा। फिर एलोबरेशन फेज को बात किए, जिसमें डिटेल रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस होगा, रिस्क एनालिसिस होगा, आर्किटेक्चर डिजाइन होगा और प्लानिंग को अपडेट किया जाता है। इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सिस्टम डिजाइन अपना प्रिपेयर हो जाएगा, जो भी आर्किटेक्चर स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूती से आएगा, ठीक है। फिर हम लोग थर्ड पॉइंट में हम लोग कवर किए कि कोडिंग स्टार्ट यहाँ पे एक्चुअल होगी, मॉड्यूल्स डेवलप होंगे और टेस्टिंग परफॉर्म होगा, ठीक है। जिससे आउटपुट में हम लोग को वर्किंग सॉफ्टवेयर एक क्रिएट हो जाएगा कि वर्क करने वाला। फोर्थ अपना पार्ट में ट्रांजिशन फेज में क्या किया, फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाएगा यूजर को कि अपने प्रोडक्ट को ले लो, डिप्लॉय कर दिया जाएगा, ट्रेनिंग की दी जाएगी, मेंटेनेंस के लिए उसको सिखाया जाएगा और बग फिक्सिंग करके दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल हम लोग को आउटपुट में एक फाइनल सॉफ्टवेयर मिल जाता है, ठीक है। अब फाइनल सॉफ्टवेयर मिल जाता है तो इंक्रीमेंट का मतलब समझते हैं हम लोग सबसे पहले। अब इंक्रीमेंट मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर जो होता है नॉट डेवलपेड एट वन टाइम, यानी एक टाइम पे अपना जो भी होता है सॉफ्टवेयर वो डेवलप नहीं होता है, इट इज डेवलपेड इन अ स्मॉल वर्जन, यानी स्मॉल स्मॉल पार्ट में आपका वर्जन होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, लॉगिन सिस्टम लोग बात किए, पेमेंट सिस्टम बात किए, रिपोर्ट सिस्टम बात किए, और भी ऐड कर सकते हैं आप वर्जन में। अब इसके एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आता है फ्लेक्सिबल मॉडल। अब फ्लेक्सिबल मॉडल मतलब होता है कि चेंजेस इजिली हैंडल हो सके, ठीक है, यानी फ्लेक्सिबल हो सके। गुड रिस्क हैंडलिंग, यानी रिस्क को स्टार्टिंग फेज में आइडेंटिफाई हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका सुटेबल लार्ज प्रोजेक्ट, यानी लार्ज बैंकिंग सिस्टम को इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में यूजफुल किया जा सके, ठीक है। ये मेजर इसका सुटेबल लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये मेजर मतलब एडवांटेज बोल सकते हो। फिर फोर्थ में आपका कस्टमर फीडबैक इज अवेलेबल, यानी कंटिन्यूअस फीडबैक मिलते रहता है इसमें। फिर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, इसमें क्या होता है कि जो भी कंटिन्यूअस टेस्टिंग या क्वालिटी इंप्रूव करती है तो जिससे हाई क्वालिटी हम लोग का सॉफ्टवेयर मिलता है। लेकिन इसमें जो अब हर एक चीज में जो सॉफ्टवेयर जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिसके मॉडल्स को यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉस्टली मॉडल होता है। कॉस्टली मॉडल मतलब होता है कि डॉक्यूमेंटेशन और प्लानिंग में ज्यादा खर्च होते हैं हम लोग का, ठीक है। जिससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब प्रोसेस को डिफिकल्टी होती है कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। फिर लास्ट में नॉट सुटेबल फॉर ऑल प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट, यानी ये क्या होता है कि स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए कभी रफ मॉडल सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या मिलता है हम लोग को कि रफ मॉडल जो है ये आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल प्रोसेस होता है, मॉडल एक होता है जिसको यूज किया जाता है लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका एक और वन शॉट में आपका पूछता है अजाइले प्रोसेस मॉडल, जो कि अभी अपना कनबन हो गया, ये सभी अजाइले मॉडल के थ्रू ही यूज करते हैं, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अजाइले मॉडल को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक। अजाइले प्रोसेस इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी in which software is developed in a small parts through continuous planning, development, testing and customer feedback, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं कि जो आजाइले मॉडल होता है ये चेंजेस को क्विकली एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल का एक मेथोडोलॉजी है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि चेंजेस करना डिफिकल्टी होती है और चेंजेस को वेलकम करता है, ठीक है। अब सिंपल में समझे तो ये प्लानिंग करता है, डेवलपमेंट करता है, टेस्टिंग करता है और कस्टमर फीडबैक लेता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि अजाइले मॉडल हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्यों पॉपुलर है, ठीक है, अभी के डेट में, क्योंकि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार कंटिन्यूसली क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू इनिशियली में कस्टमर चाहता है कि लॉगिन पेज बने, फिर 2 वीक के बाद वो चाहता है कि गूगल लॉगिन बने, ठीक है। तो अब इसमें जो होते हैं अजाइले में मेजरली फोकस किया जाता है फ्लेक्सिबिलिटी पे, टीम वर्क पर और फास्ट डिलीवरी पे, ठीक है। ये तीनों के लिए हम लोग अजाइले मॉडल यूज करते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है आपको रिक्वायरमेंट का, ठीक है। रिक्वायरमेंट मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लानिंग आता है, फिर उसके बाद आपका थर्ड आता है आपका डिजाइनिंग डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसे करके आपको एक एक फेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट गेटरिंग मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं कस्टमर का उसको कलेक्ट किया जाता है और
फीचर्स लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। एक जैसे प्रोडक्ट का बैकलॉग ना हो, जैसे लॉगिन, सर्च और पेमेंट का एग्जांपल के थ्रू में दे सकते हैं। फिर आपको प्लानिंग का आप देख सकते हैं कि आपका सीक्वेंस में एक होना चाहिए प्लानिंग, फिर उसके बाद ऐसे करके। तो इसमें क्या होता है कि प्लानिंग में टीम डिसाइड करती है कौन सा फीचर्स करंट में स्प्रिंट होंगे। स्प्रिंट मतलब आपको छोटे-छोटे मॉड्यूल में बाँटा हुआ, ठीक है, छोटे-छोटे वीक में बाँटा हुआ। स्प्रिंट का मतलब यही होता है, ठीक है। जैसे कि 2 से 4 वीक, एक स्प्रिंट आपका मिनिमम होता है 2 से 4 वीक, ठीक है। शॉर्ट में इसको बोलते हैं कि शॉर्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्प्रिंट। स्प्रिंट आपको बहुत मस्ट आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब थर्ड, जैसे कि डिजाइनिंग के बारे में अगर बात करें तो डिजाइनिंग में क्या होता है कि सिलेक्टेड फीचर्स को कोडिंग शुरू किया जाता है। फिर उसके बाद आपको डिजाइनिंग के बाद आपका टेस्टिंग, जैसे कि बात कर रहे हैं तो टेस्टिंग में क्या होता है कंटिन्यूअस टेस्टिंग होती रहती है, ठीक है। और बग्स को डिटेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद आपको रिव्यू किया जाता है। रिव्यू के बाद आपको रिलीज किया जाता है। रिलीज के बाद आपको रिपीट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करने का काम होता है। फिर लास्ट में आपका जो होता है वो डिप्लॉयमेंट किया जाता है, ठीक है। यानी अगर प्रोसेस का बात करें, इसका साइकिल बनाने का मतलब आजाइले प्रोसेस जो मेथोडोलॉजी है, सबसे पहले आपका अगर लिखना है तो प्लानिंग लिखिएगा, फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस लिखिएगा, फिर डिजाइनिंग हम लोग करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे यानी जो भी अपना कोडिंग लिखते हैं यहाँ पर, फिर टेस्टिंग करेंगे, तब उसके बाद क्या करेंगे डिप्लॉयमेंट करेंगे। ऐसे ही आपका एक साइकिल आपका फॉलो करता है, यानी इसको भी मिनी एसडीएलसी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब इतने तो आपको फॉलो कर रहे हैं, आप अभी तक सभी समझ गए। लेकिन आज आइले प्रोसेस मॉडल में जो भी होता है आपका प्रोसेस इस तरह फॉलो करते हैं, ठीक है। जो कि आपने मैंने दे दिया है, आप लिख सकते हैं। कस्टमर नीड्स आर कलेक्टेड, फीचर्स आर लिस्टेड इन बैकलॉग। प्लानिंग में क्या होता है कि टीम सिलेक्टेड टास्क फॉर द स्प्रिंट एंड टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आर असाइन, ठीक है। फिर थर्ड आपका है डिजाइन डेवलपमेंट में कोडिंग स्टार्ट एंड सिलेक्टेड। फिर फिफ्थ में रिव्यू में क्या होता है कि प्रोडक्ट को शो किया जाता है कस्टमर को और फीडबैक को कलेक्ट किया जाता है। और सिक्स में क्या होता है रिलीज कर दिया जाता है, वर्किंग को सॉफ्टवेयर में डिलीवर कर दिया जाता है। और सेवंथ में क्या किया जाता है, इसी को रिपीट किया जाता है। जो भी स्प्रिंट होता है अपना 2 से 4 वीक का, उसको न्यू इंप्रूवमेंट के लिए, मतलब नए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए। अब इसके एडवांटेज की बात करें, ये तो हो गया अभी तक हम लोग बात किए कि कैसे प्रोसेस फॉलो कर रहा है। तो एडवांटेज में सबसे पहले फास्ट डिलीवरी होता है, यानी फास्ट डिलीवरी सॉफ्टवेयर मतलब क्या, सॉफ्टवेयर को मार्केट में जल्दी आ जाता है, ठीक है। इजी रिक्वायरमेंट चेंजेस, यानी इजी टू हैंडल एंड चेंजिंग रिक्वायरमेंट, यानी रिक्वायरमेंट बदलना पर प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें, ठीक है। कंटिन्यूअस कस्टमर फीडबैक, यानी इसमें क्या होता है कस्टमर हमेशा इवॉल्व रहता है, मतलब उसके साथ मिले जुले रहता है, ठीक है। और उसको फीडबैक देते रहता है, जिससे हम लोग को बेटर आपका जो क्वालिटी है उसमें रेगुलर टेस्टिंग होती रहती है, ठीक है। जिससे कंटिन्यूअस टेस्टिंग के कारण बग्स भी कम आते हैं। फिर उसके बाद आपको जब ये हो गया तो सबसे महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है टीम कोलैबोरेशन इसमें होता है इम्प्रूव्स, यानी डेवलपर, टेस्टर और कस्टमर मिलकर काम करते हैं इसमें, ठीक है। अब एडवांटेज के अलावा आपको डिसएडवांटेज भी लिखना होता है। जो भी अपना आजाइले प्रोसेस है इसमें भी आपको रिक्वायर्स स्किल टीम चाहिए, यानी इसमें एक्सपीरियंस डेवलपर चाहिए होते हैं, ठीक है। लेस डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, यानी डॉक्यूमेंटेशन जो होता है कंपैरेटिवली कम होते हैं, ठीक है। डिफिकल्टी वेरी लार्ज प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि जो भी हक सिस्टम मैनेज करना होता है उसको डिफिकल्टी हो सकता है। और इसमें मेजरली सभी में आपको देख रहे कॉमन होता है कंटिन्यूअस कस्टमर इवॉल्वमेंट नीडेड, यानी कस्टमर जो है कंटिन्यूअसली अवेलेबल रहना पड़ता है उसमें, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन में आप लिख, आजाइले प्रोसेस मॉडल है वो एक फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जिसका अप्रोच होता है वेयर सॉफ्टवेयर इज बिल्ड इन अ स्मॉल आइटरेशन विथ कंटिन्यूअस कस्टमर फीडबैक, ठीक है। जिससे वो उसको फीडबैक लगातार मिलते रहे और स्मॉल आइटरेशन में पूरा हो। इसे बोलते हैं एक्सप्लेन अबाउट द सीएमएम मॉडल, यानी इसके लेवल के बारे में बताना है, सीएमएम मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करना है। हाउ इट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, यानी इसको सॉफ्टवेयर क्वालिटी के लिए कैसे यूज किया जाता है। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सीएमएम मॉडल इज डेवलप टू मेजर इंप्रूव मैच्योरिटी लेवल, ठीक है, ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी सीएमएम एक फ्रेमवर्क है जो बताता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर की कंपनी को डेवलपमेंट करने के प्रोसेस में कितना मेच्योर, यानी मेच्योर मतलब मेच्योरिटी मतलब होता है कि डेवलपेड, ठीक है, और ऑर्गेनाइज है। अब समझते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों सीएमएम मॉडल को यूज करते हैं। तो मान के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट लेट हो जाता है या बजट इंक्रीज हो जाती है या रिक्वायरमेंट चेंजेस होते हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर में बहुत बग्स आते हैं और कस्टमर डिससेटिस्फाई होता है, तब हम लोग सीएमएम से सभी प्रॉब्लम को क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं, ठीक है, सीएमएम मॉडल को यूज करते हैं।
अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्रूव प्रोसेस क्वालिटी स्टेप बाय स्टेप, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रोसेस होते हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जो इम्प्रूव करती है तो इसका मेन कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहला होता है कि इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, यानी सॉफ्टवेयर क्वालिटी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। फिर सेकेंड है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, जो भी प्रोडक्टिविटी है उसको क्या करता है, कम रिसोर्सेस में बेटर आउटपुट देता है। फिर उसके बाद आपको थर्ड है रिड्यूस रिस्क, यानी रिस्क को क्या करता है, रिड्यूस करता है। उसके अलावा आपको कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, रिक्वायरमेंट के अनुसार इफिशिएंटली फुलफिल करता है जो भी कस्टमर चाहता है, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका ऑब्जेक्टिव। मेनली आप 4 पॉइंट लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन ये आपको बनाना पड़ेगा। इसके 5 लेवल होते हैं जो कि सीएमएम मॉडल में। सबसे पहले लेवल 1 में आता है ऑप्टिमाइजिंग, यानी इसमें बोलता है कि प्रोसेस चेंजेस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस मैनेजमेंट और डिफेक्ट प्रिवेंशन, ये 3 आपके हैं। फिर लेवल 4 में मैनेज में क्या आता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। फिर इसका लेवल 3 में आपका आता है डिफाइंड, यानी पीयर रिव्यूज, इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डिफिनीशन और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस फोकस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। अब लेवल 2 में आपका आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग, जिसको रिपीटेबल बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट, सब कंट्रास्ट मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर क्वालिटी, ठीक है। अब लास्ट में आपका लेवल 1 में आता है नो केपीए, मतलब इनिशियल में जो भी होता है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं पिरामिड मॉडल, ठीक है। अब एक एक करके लेवल को समझते हैं हम लोग। सीएमएम जो मॉडल है 5 मॉडल उसको, तो सबसे पहले आता है कि सीएमएम में इनिशियल लेवल में बोलता है प्रोसेस इज अनऑर्गेनाइज्ड, यानी जो भी प्रोसेस है हम लोग को इस लेवल पर कंपनी के पास कोई फिक्स्ड सॉफ्टवेयर डेवलप प्रोसेस नहीं होता है और हर डेवलपर अपने अकॉर्डिंग काम करता है, जिससे क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग और स्टैंडर्ड ईटीसी में क्या करना डिफाइन नहीं हो पाते हैं, ठीक है। प्रॉपरली अपना उसका डिफाइन नहीं कर पाते हैं, जिससे सक्सेस डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स। इसमें क्या होता है, सक्सेस डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर, ठीक है। जैसे कि प्रोजेक्ट की सक्सेस कंपनी के प्रोसेस पर नहीं बल्कि इंडिविजुअल डेवलपर जो स्किल पर है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस एम्प्लॉय कंपनी में छोड़ दे तो प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। तो इसलिए इंडिविजुअल पे सक्सेस पे आपका फर्स्ट लेवल, अपना इनिशियल लेवल काम करता है, ठीक है। सेकेंड है आपका रिपीटेबल मॉडल। अब रिपीटेबल मॉडल मतलब क्या हो कि इसमें सबसे पहले आता है बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस एग्जिस्ट, यानी अगर अगर ऑर्गेनाइजेशन समझ आ जाता है तो बिना प्लानिंग के प्रोजेक्ट को मैनेज करना बहुत डिफिकल्टी होती है। इसलिए कंपनी में बेसिक मैनेजमेंट टेक्निक को एडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान चलिए रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेड्यूल प्रिपरेशन और कॉस्ट एस्टिमेशन, ठीक है। अब इसी में आता है सिमिलर प्रोजेक्ट कैन बी रिपीटेड सक्सेसफुली। अब इसका मतलब क्या हो कि अगर पहले से कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोसेस के फ्यूचर प्रोजेक्ट में रीयूज कर सकती है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम आपको रिपीटेबल लेवल पड़ा, ठीक है, यानी रिपीट करेगा। अब थर्ड है डिफाइंड लेवल। अब डिफाइंड लेवल में क्या होता है कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑब्वियसली मतलब ऑफिशियली डिफाइंड प्रोसेस होते हैं, हर प्रोजेक्ट में सेम स्टैंडर्ड मतलब फॉलो करता है, ठीक है। जैसे कि प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट की जाती है, ठीक है। इसका मतलब है कोडिंग स्टार्ट करना, फिर उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन में टेस्टिंग गाइडलाइन फॉलो करना, ठीक है, रिव्यू प्रोसेस करना और डेवलपमेंट प्रोसेस को प्रोसीजर करना, ठीक है। ये सभी होते हैं। तो वही लिखा है कि आपको स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट एंड यूज ऑर्गेनाइजेशन वाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका होता है मैनेज लेवल। अब मैनेज लेवल में क्या होता है कि प्रोसेस परफॉर्म्स इज मेजर एंड कंट्रोल, ठीक है। यानी जो भी अब ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रोसेस फॉलो नहीं करती थी, अब कंपनी प्रोसेस को मेजर भी करती है, ठीक है। यानी न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट की जाती है। जैसे मेजर में इंक्लूड क्या क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्ट, कितने डिफेक्ट हुए हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट कितना लगा है, प्रोडक्टिविटी कितनी हुई है और टेस्टिंग की एफिशिएंसी क्या है और डिलीवर टाइम क्या लगेंगे, ठीक है। तो ये सभी कैलकुलेट किया जाता है इसमें। अब जब ये कैलकुलेट किया जाता है तब आपको लास्ट आपका आता है ऑप्टिमाइजिंग जो लेवल होता है उसको। अब ऑप्टिमाइजिंग लेवल को हम लोग ये सीएमएम लेवल का मतलब इसको समझ सकते हैं कि ये सीएमएम लेवल का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होता है, कंटिन्यूसली अपने पास प्रोसेस इंप्रूव करती रहती है और हर एक प्रोजेक्ट के पास लेसन को लर्न किए जाते हैं, ठीक है, ताकि मेजर किया जा सके, एनालाइज किया जा सके, इंप्रूव किया जा सकते हैं और इनोवेट किया जा सकते हैं। ऐसे करके आपको एक साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। इसका मतलब सॉफ्टवेयर का मेन आइडिया यही होता है जो भी प्रोजेक्ट बनता है, ठीक है। अब ये सब तो हो गए, ठीक है। इसका बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो बेनिफिट्स में आप
मिनिमम डिफेक्ट होते हैं, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है और फास्ट अपना क्या होता है, डिलीवरी होता है। ठीक है, तो अगर इसको अगर पांचों लेवल का अगर बात करें तो सबसे पहले इनिशियल में कोई भी प्रोसेस नहीं होता है, रिपीटेबल में बेसिक मैनेजमेंट होता है, डिफाइन में स्टैंडर्डाइजेशन होता है, मैनेज में आपको मेजरमेंट होता है और ऑप्टिमाइजिंग में क्या होता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, ये 5 आपका लेवल आपको लिखना ही है। अब इसमें कुछ एडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज ऑफ सीएमएम में सबसे पहले आता है बेटर प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, यानी हर एक्टिविटी प्लान और कंट्रोल को कंट्रोल करती है। जैसे कि दूसरा हो गया इंप्रूवमेंट क्वालिटी, यानी डिफेक्ट रिड्यूस होते हैं, रिड्यूस कम किए जाते हैं और रिलायबल सॉफ्टवेयर बनता है अपना, जिससे इंप्रूव क्वालिटी इससे होता है। ठीक है, लोअर रिस्क होता है, यानी लोअर रिस्क मतलब प्रोजेक्ट फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्टिविटी होता है, यानी रिसोर्सेज इफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, और अपना क्वालिटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी उसका बढ़ते रहता है, बेटर होते रहता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है, यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन हर प्रोजेक्ट के साथ बेटर होते जाती है। यानी कंटिन्यूअस जैसे नहीं होता कि थोड़ा अभी लेवल बेहतर हुआ, फिर कुछ समय के बाद अगर उसको और इम्प्रूव किए तो और बेहतर हुआ, एक टाइम पे वो बहुत अच्छा हो जाता है, अपना जो भी सॉफ्टवेयर बन के रेडी होता है। अगर फाइनल अगर सीएमएम लेवल का बात करें, ठीक है, तो आपको आई ये ट्रिक है। ठीक है, आई रीच डीप माइट ओसिजन। आई मतलब होता है इनिशियल, आर मतलब होता है रिपीटेबल, डी मतलब होता है डिफाइन, ए मतलब होता है मैनेज और ओ मतलब होता है ऑप्टिमाइजिंग। ये मैंने बनाया है ताकि आपको याद करने में पांचों लेवल क्योंकि लिखना ही होता है जब भी आएगा सीएमएम मॉडल। तो ये आपको आई रीच डीप माइटली ओसियन आप याद कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है। अगर आपको ये सभी जितने भी मैंने बताया पॉइंट अगर आप इतने लिख रहे हैं और डायग्राम बना रहे हो तो आपको जितने भी क्वेश्चन है उसके फुल मार्क्स 6 to 7 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि हम लोग यूनिट 1 को कंप्लीट कर दिए। अब यूनिट 2 को हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।